हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू पैडवॉक। कैसे हैं आप सभी लोग? हेलो मनमोहन, गुड इवनिंग। तो कैसी चल रही है प्रिपरेशन? और कंट्रोल सिस्टम की बताएंगे पर्टिकुलरली कि अब आप लास्ट यूनिट में हैं कंट्रोल सिस्टम के, तो क्या लग रहा है कंट्रोल सिस्टम के क्वेश्चंस बनेंगे या नहीं? सर बोर्डे का एक क्वेश्चन 22 बता दो। देखिए अभी तो नहीं है मेरे पास वर्कबुक, क्योंकि मोबाइल मेरा डिस्चार्ज हो गया है। तो बिल्कुल मैं आपको बता दूंगा, क्लास के एंड तक मोबाइल एक बार चार्ज हो जाए तो मैं आपको करवा देता हूँ, ठीक है? वैसे क्वेश्चंस बन रहे हैं बोर्डे के। हेलो सुधीर। तो अभी तक जितने भी चैप्टर्स आपने पढ़े हैं, मेरे लिए जानना जरूरी है कि किस चैप्टर में लगता है कि इसके क्वेश्चंस हो सकता है कि एग्जाम में ना बने। ठीक है, जैसे अब जितने भी आपने चैप्टर्स बने हैं पढ़े हैं, किस चैप्टर में आपको ऐसा लग रहा है कि इस चैप्टर के क्वेश्चंस हमसे एग्जाम में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे, ऐसा पॉसिबल है? ठीक है, तो उसके लिए मैं और कुछ आपके लिए ट्राई करूंगा। चलिए, बहुत अच्छे मनमोहन, बन गए हैं, वेरी गुड सुधीर। ठीक है, तो लास्ट सेशन में हमने अपना नया टॉपिक शुरू किया, स्टेट स्पेस एनालिसिस। रिवाइज कर लिया था एक बार आप लोगों ने? मैंने आपसे बोला था कि एक बार रिवाइज कर लेंगे, तो रिवाइज कर लिया होगा अगर आपने, तो बहुत अच्छी बात है। हमने स्टेट स्पेस एनालिसिस में जो चीजें देख ली हैं, हमने देखा कि स्टेट जो हमारे ट्रांसफर फंक्शन अप्रोच के डिसएडवांटेजेस हैं कि आप सिर्फ एलटीआई सिस्टम्स में यूज कर सकते हैं, मतलब इनिशियल कंडीशन जीरो भी होनी चाहिए, और इसके साथ साथ हमारे सिस्टम का ऑर्डर भी टू तक है तो कन्वीनियंट है। सिस्टम का ऑर्डर बढ़ जाए या मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट सिस्टम्स आ जाए तो हमारे लिए जो ट्रांसफर फंक्शन अप्रोच है वो बहुत कमर्शियम हो जाएगा। तो इसलिए हमने यूज किया स्टेट स्पेस एनालिसिस, जिसको हमने कहा कि एक टाइम डोमेन अप्रोच है, जिसमें किसी भी ऑर्डर के सिस्टम को हम किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं? फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं। कितने ऐसे इक्वेशंस हमें लेने पड़ेंगे? जितने हमारे पास सिस्टम के क्या होंगे? स्टेट वेरिएबल्स होंगे। आपने कहा स्टेट वेरिएबल्स क्या हैं? इनके इंटरनल वेरिएबल्स हैं जिस पर सिस्टम का स्टेट डिपेंड करता है। कि अगर आपको ये वो वेरिएबल्स हैं जिनका अगर आपको मिनिमल सेट ऑफ वेरिएबल्स ऐसे कुछ हों जिनके बारे में इंफॉर्मेशन से आप सिस्टम का स्टेट डिफाइन कर सकते हैं, तो ऐसे वेरिएबल को आपने कहा स्टेट वेरिएबल। एक चीज और ध्यान रखना है कि कोई जरूरी नहीं कि स्टेट वेरिएबल हमेशा ही फिजिकली रिलायजेबल क्वांटिटीज हो। ठीक है, ये स्टेट वेरिएबल्स ऐसे भी हो सकते हैं जो कि फिजिकली रिलायबल ना हो। और फिर इसके बाद आपने बात की कि स्टेट क्या होता है सिस्टम का, स्टेट वेरिएबल देख लिया आपने। फिर आपने स्टेट इक्वेशंस लिख ली। तो हमारे पास स्टेट इक्वेशंस क्या थी? हमारे पास ये स्टेट इक्वेशंस थी, दैट इज, सबसे पहले हमने लिखा जैसे डी बाई डी टी ऑफ एक्स ऑफ टी इज इक्वल्स टू ए एक्स ऑफ टी प्लस बी यू ऑफ टी। ठीक है, इसी को आपने ऐसे लिख दिया था, एक्स डॉट इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी। उससे ये सिंबॉलिकली हम इस टाइप से ये लिख लेते हैं। ठीक है, तो अगर हमारे पास ये ऐसा हमारे पास अगर कोई गिवन इक्वेशन, तो इसमें देखिए हम एक्स ऑफ टी और यू ऑफ टी, यहाँ पर इनपुट का भी इफेक्ट आप काउंट कर रहे हैं। तो ये जो स्टेट इक्वेशन है इसको हम कहते हैं नॉन होमोजीनियस स्टेट इक्वेशन, जिसमें जो हम मतलब कि जो आउटपुट देख रहे हैं वो आप इनपुट और इनिशियल कंडीशंस दोनों की वजह से अगर आप देखेंगे तो ये आपका स्टेट इक्वेशन ओवरऑल स्टेट इक्वेशन है। अगर हमें जब सॉल्यूशन की हम बात करेंगे तो उसमें अगर हमें सॉल्यूशन देखना हो किसके लिए, जैसे आपको अगर जीरो इनपुट रिस्पॉन्स देखना है कि बिना इनपुट अप्लाई किए हमारा रिस्पॉन्स कैसा होगा सिस्टम का, तो उसको आप क्या नाम देते हैं? जीरो इनपुट रिस्पॉन्स। किसकी वजह से होता है वो? सिर्फ इनिशियल कंडीशंस की वजह से। तो ये पार्ट हम इनपुट वाला पार्ट हटा देंगे, फिर हमारे पास स्टेट इक्वेशन सिर्फ क्या रहेगी? एक्स डॉट इक्वल्स टू एक्स। और हमारे पास एक और इक्वेशन क्या है? आउटपुट वाई के लिए लिखते हैं आप, वाई ऑफ टी इज सी एक्स ऑफ टी प्लस डी यू ऑफ टी। तो ये हमारे पास दो स्टेट इक्वेशंस थी। और इसके बाद फिर हमने देखा कि हम कैसे जो भी सिस्टम हमारे पास गिवन होगा हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्टेट अपने स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन में। जैसे आपने सबसे पहले देख लिया, जैसे मास स्प्रिंग डैम्पर सिस्टम को हमने एग्जांपल लिया। आपने देखा कि वहां पर जो हमारे मास का जो डिस्प्लेसमेंट है या जो वेलोसिटी है वो हमारे लिए स्टेट वेरिएबल्स होंगे। और हम उन स्टेट वेरिएबल्स की अगर हमें इंफॉर्मेशन हो तो हम मास की पोजीशन बता सकते हैं किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर, उसकी वेलोसिटी भी बता सकते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर आपने एक आरएलसी नेटवर्क का एग्जांपल लिया। उसमें आपने देखा कि जब भी हमारा कोई सर्किट ऐसा हमें दिखता है जहां पर कुछ एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट्स हैं, तो जो एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट्स जितने होंगे उतने ही हमें सिस्टम वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे, स्टेट वेरिएबल्स हमें उतने ही लेने पड़ेंगे। यहाँ पर आपने देखा कि अगर स्टेट वेरिएबल आपके n है, तो ये जो a मैट्रिक्स है ये एक n क्रॉस n स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये जो x ऑफ t है ये एक कॉलम वेक्टर है, ये u ऑफ t, ये b हमारा एक कॉलम वेक्टर है मैट्रिक्स। ऐसे ही आपका यहाँ पर ये भी x ऑफ t है आपने लिखा।
फिर इसके बाद हमने देखा, जैसे अगर इलेक्ट्रिकल सिस्टम के लिए हमने देख लिया, डिफरेंशियल इक्वेशंस के लिए हमने देख लिया कि कैसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन से ब्लॉक डायग्राम फाइंड करते हैं, ब्लॉक डायग्राम में नेमिंग करने के बाद कैसे हम स्टेट वेरिएबल्स फाइंड करते हैं और अपना स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। फिर उसके बाद ये भी देखा हमने कि अगर हमारे पास एक ही सिस्टम है, हमने उसके डिफरेंशियल इक्वेशन से ब्लॉक डायग्राम बनाया, ब्लॉक डायग्राम से हमने नेमिंग की सिस्टम के जो स्टेट वेरिएबल्स थे उनकी, उसके अकॉर्डिंग हमें एक स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन मिला, जिसके लिए हमारा कुछ पर्टिकुलर हमें वेक्टर मैट्रिक्स ए मिला। अगर हम उसमें जो नेमिंग कर रहे हैं, अगर हम जैसे पहले हमने देखा कि राइट टू लेफ्ट हमने x1 x2 x3 ये हमने स्टेट वेरिएबल्स डिफाइन किए। अगर हम लेफ्ट टू राइट स्टेट वेरिएबल्स डिफाइन कर दें x1 x2 x3, तो हमारे मैट्रिक्स ए में क्या चेंजेस होंगे ये हमने देख लिया। फिर हमने देखा कि जब हमने पहली बार ब्लॉक डायग्राम बनाया तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को लेफ्ट हैंड साइड रखा और उसकी वैल्यू देखी दूसरे सभी के टर्म्स में, उसके अकॉर्डिंग हमने ब्लॉक डायग्राम बनाया। फिर मैंने आपको दिखाया कि अगर दो जो हाईएस्ट ऑर्डर जो फर्स्ट टू डेरिवेटिव्स हैं, अगर उनको लेफ्ट हैंड साइड में रख के बाकी सभी को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करें और उसके बाद अगर हम फिर उसी सिस्टम के लिए स्टेट वेरिएबल्स डिफाइन करें और उसका हम स्टेट स्पेस एनालिसिस मतलब रिप्रेजेंटेशन फाइंड करें, तो हमारे सिस्टम मैट्रिक्स ए की वैल्यू कैसी होगी। तो आपने चार टाइप्स देखे थे सिस्टम मैट्रिक्स में। फर्स्ट जो टू टाइप्स थे उसको आपने कहा था कि ये कंट्रोलेबल कैनोनिकल फॉर्म है, और जो फॉर्म 3 और फॉर्म 4 था उसको आपने कहा था ऑब्जर्वेबल फॉर्म, ये हमारे पास है, ठीक है, ऑब्जर्वेबल कैनोनिकल फॉर्म। तो उसमें जो पहला मैट्रिक्स का टाइप था उसमें कैसा था कि लास्ट रो के सभी एलिमेंट्स हमारे नेगेटिव और डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट्स 1, ठीक है, ये हमारा एक मैट्रिक्स का फॉर्म था, बाकी सभी एलिमेंट 0। सेकंड फॉर्म कैसा था, फर्स्ट रो के सभी एलिमेंट्स नेगेटिव, लेकिन जो ऑर्डर था, जैसे जो पहले आपने लिखा होगा मैट्रिक्स 1 में, उसमें A4 A3 A2 A1 इस टाइप से था नेगेटिव वैल्यूज के साथ। जब हम इसको रो 1 में ले जाते हैं तो हमने क्या लिखा था, रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे, -A1 -A2 -A3 -A4। उसके बाद डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट्स 1 थे और बाकी सभी एलिमेंट्स क्या थे, 0 थे। फिर हमने फॉर्म 3 देखा जिसमें हमारे पास फर्स्ट कॉलम की जो वैल्यूज थी वो सभी नेगेटिव थी और डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट्स 1 थे। कॉलम की वैल्यूज कैसे थी, -A1 -A2 -A3 -A4। और जो लास्ट आपने देखा कि इसमें भी जब हम वेरिएबल्स की नेमिंग का ऑर्डर रिवर्स कर दें तो हमें चौथा जो टाइप मिलता है मैट्रिक्स का, वो कैसा था, जिसमें लास्ट कॉलम के सभी एलिमेंट्स हमारे नेगेटिव थे, डायगोनल के नीचे के एलिमेंट्स 1 थे और रिमेनिंग सारे एलिमेंट्स क्या थे, 0 थे। तो ये हमने देखा कि एक ही सिस्टम के लिए हम अलग अलग स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन फाइंड कर सकते हैं, मतलब ये यूनिक नहीं है, लेकिन रिजल्ट सभी से सेम आएगा। फिर इसके बाद हमने ट्रांसफर फंक्शन डिकम्पोजिशन की बात की, ठीक है। तो हमने देखा कि डायरेक्ट डिकम्पोजिशन हम कैसे करते हैं, कैस्केड डिकम्पोजिशन कैसे करते हैं और पैरेलल डिकम्पोजिशन कैसे करते हैं। फिर पैरेलल डिकम्पोजिशन में हमने देखा कि अगर रिपीटेड रूट्स आ जाए तो उसके लिए हम कैसे अपने स्टेट इक्वेशंस बनाते हैं, कैसे हम ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं। वहां पर जो लास्ट हम एग्जांपल कर रहे थे, एक बार मुझे बताइएगा उसमें पार्शियल फ्रैक्शन के बाद जो वैल्यूज आई थी, एक मैंने आपको दिखा दिया, वो जो मैंने वहां बनाया है वो भी डायग्राम करेक्ट है, उस टाइप के भी प्रॉब्लम्स आप आगे करेंगे, लेकिन उसी को हम एक और तरह से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ये भी मैं आपको शो कर देता हूं। तो हमारे पास जो वैल्यू थी, जैसे हमने देखा था कि हमारे पास फाइनल जब हम देख रहे थे, मतलब जो हमारे पास वैल्यूज थी पार्शियल फ्रैक्शन के बाद, वो वैल्यूज कैसी थी, हमने लिखा था कि जो ट्रांसफर फंक्शन था आपके पास गिवन, जैसे हमने ट्रांसफर फंक्शन ले लिया था y ऑफ s अपॉन r ऑफ s, ये हमने जो भी ट्रांसफर फंक्शन लिया था कुछ ऐसा था 2s स्क्वायर प्लस 8s प्लस 7 अपॉन s क्यूब प्लस 9s स्क्वायर प्लस 26s प्लस 24। नहीं, यहां पर हमने क्योंकि रिपीटेड फैक्टर्स की हम बात कर रहे थे तो यहां पर हमने क्या लिया था, s प्लस 2 s प्लस 3 s प्लस 4 का होल स्क्वायर लिया था, ठीक है। तो जब हमने इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक किया तो हमने कहा कि हमारे पास कैसी वैल्यूज हैं, ये हमारे पास वैल्यूज हैं a अपॉन s प्लस 2, b अपॉन s प्लस 3, और इसको हमने कहा हम लिख सकते हैं cs प्लस d अपॉन s प्लस 4 होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ जो वैल्यूज आई थी a और b में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी हमारे पास वैल्यूज रही होंगी, एक बार आप बता दीजिएगा a b की वैल्यूज कितनी थी, c की वैल्यू कितनी थी, d की वैल्यू कितनी थी। हेलो अतुल सर, नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा और कब से स्टार्ट होगा, मैं वही से स्टार्ट करूं तो सही होगा क्या, बिकॉज कंट्रोल एंड होने वाला है।
यस कतुल, कंट्रोल तो एंड होने वाला है। तो नेक्स्ट सब्जेक्ट जैसे ही ये कंप्लीट होता है इसके बाद हम 2-3 क्लासेस रखेंगे इसके न्यूमेरिकल्स पर। और आज है फिफ्थ, आज फोर्थ है ना, मतलब 10th से मैंने नेटवर्क के लिए लिखा हुआ है कि 10th से नेटवर्क हमारा स्टार्ट होगा। उसके पहले हम कुछ चीजें और यहाँ पर रिवाइज करेंगे, फिर हम नेटवर्क के ही कुछ बेसिक्स की और बात करेंगे। तो आप कनेक्टेड रहिएगा। आपने कंट्रोल वैसे भी पढ़ लिया होगा, बेसिक सब्जेक्ट है। तो कंट्रोल के जब क्वेश्चंस की क्लासेस होंगी, मतलब अभी जैसे ये कल तक मैं ये टॉपिक एंड कर दूंगा स्टेट स्पेस वेरिएबल का, तो कल के बाद कल की क्लास तक आप रुक सकते हैं। वैसे ये सब्जेक्ट अगर पढ़ा हुआ है तो कल भी आप अटेंड कर सकते हैं, अदरवाइज कल के बाद न्यूमेरिकल्स की क्लास से शुरू हो जाइए आप, और उसके बाद 10th से हम नेटवर्क और मैथ स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यूज थी। ए बी सी और डी की वैल्यूज बता दीजिए। -1/4 एंड -1 ए एंड बी। ठीक है, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई ys अपॉन आर एस, दैट इज -1/4 अपॉन s प्लस 2। फिर हमारे पास ये वैल्यू थी -1, -1 अपॉन, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं प्लस, -1 अपॉन s प्लस 3। और c और d की वैल्यूज है हमारे पास 5/4 एंड 8.5। तो c की वैल्यू है 5/4 और 8.5, मतलब हम इसको 17/2 लिख लेते हैं। ठीक है, 8.5 आ गया अपॉन s प्लस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो एक तो हम कैसे दिखा सकते हैं, ये मैंने आपको दिखाया था वहां पर, उस तरह से भी आप कर सकते हैं, या फिर उसी चीज को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर अपने जैसे लैपलास कभी आप अगर लेते थे इनवर्स, अगर आपको याद हो कि लैपलास इनवर्स कैसे हम लेते थे, तो मान लीजिए हमारे पास कुछ इस टाइप की चीज रहती थी कि s प्लस 22 अपॉन s प्लस 9 होल स्क्वायर, इस टाइप का अगर टर्म है, तो हमने कहा कि इसको हम दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं इसका इनवर्स, या तो s अपॉन s प्लस 9 का होल स्क्वायर प्लस 22 अपॉन s प्लस 9 का होल स्क्वायर लिख लो, या फिर हमने कहा कि अगर इसी को हम ऐसे लिख लें s प्लस 9 प्लस 13 और डिवाइडेड बाई s प्लस 9 का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। ये 22 को अगर हम ब्रेक करके 9 प्लस 13 कर दे, तो अब इसको दो बार आप लिखेंगे तो एक बार s प्लस 9 अपॉन s प्लस 9 का होल स्क्वायर आएगा, जिसकी वैल्यू 1 अपॉन s प्लस 9 हो जाएगी, और एक बार क्या आएगा 13 अपॉन s प्लस 9 आएगा, s प्लस 9 का होल स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे ही अगर हमारे पास की जो फैक्टर है, अगर हम इसमें भी ये कंडीशन अप्लाई कर लें, तो एक हमारे पास 1 अपॉन s प्लस 4 टाइप, मतलब या कोई एक कांस्टेंट अपॉन s प्लस 4 का टर्म आ जाएगा, और एक हमारे पास क्या आ जाएगा, कांस्टेंट अपॉन s प्लस 4 का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो अगर हम इस तरह से इसको, इस फैक्टर को अगर हम अरेंज कर लें, तो हमारे लिए जो रिप्रेजेंटेशन बनाना है वो और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। क्या लिख सकते थे इसको हम, देखिए -1/4 अपॉन s प्लस 2 -1 अपॉन s प्लस 3। अगर यहां पर हमारे पास वैल्यू हम दोनों में से 5/4 कॉमन कर लें, तो क्या आएगी वैल्यू, s प्लस 17 में से 5/4 कॉमन किया तो 17/5 इंटू 2, और न्यूमरेटर में 4, मतलब 17 इंटू 2 इज 34 डिवाइडेड बाई 5 आ जाएगा ये। ठीक है, अब ये 34 डिवाइडेड बाई 5 ये हमारे पास है। अगर हम इसमें +4 और -4 कर दें, ठीक है, या तो हम इसी को भी देख लेते हैं कि 4 के अलावा इसमें और कितना पार्ट है, या फिर मान लीजिए मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर +4 -4 कर दिया, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिवाइडेड बाई s प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो इसको अब हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज -1/4 डिवाइडेड बाई s प्लस 2 प्लस -1 अपॉन s प्लस 3। और एक बार हम इसको ऐसे लिख लें 5/4 इंटू ये s और ये +4 ले लेते हैं, s प्लस 4 डिवाइडेड बाई s प्लस 4 का होल स्क्वायर। और एक बार जो बाकी चीज बची हुई है, ये 5/4 तो रहेगा ही, कोफिशिएंट था, ये और ये आप ले चुके हैं, मतलब आपके पास क्या बचा हुआ है, 34/5 एंड -4 बचा हुआ है, डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, s प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो अब देखिए कैसा हो गया, एक यहां से s प्लस 4 का पावर कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपको 5/4 अपॉन s प्लस 4 मिल जाएगा। और यहां से अगर आप देखें तो ये वैल्यू कितनी है, अगर आप इस वैल्यू को इवेल्युएट कर लें, तो हमारे पास ये वैल्यू है 5/4 इंटू ये 34 माइनस 20, मतलब 14/5 आ जाएगा, 14/5। तो ये 5 कैंसिल, ये हमारे पास 7/2, मतलब ये 3.5 आ गया। तो ओवरऑल ये रिजल्ट हमारे पास 3.5 है, और ये 1.25 है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज -1/4 अपॉन s प्लस 2 -1 अपॉन s प्लस 3 1.25 अपॉन s प्लस 4। एक s प्लस 4 का पावर यहाँ पर कैंसिल हो गया, और ये हम लिख सकते हैं इसको 3.5 अपॉन s प्लस 4 का होल स्क्वायर।
ठीक है। अब यहाँ हमने बात की कि इसके लिए अगर हमें रिप्रेजेंटेशन बनाना है, ट्रांसफर फंक्शन कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमें पता है कि हर एक इंडिविजुअल फैक्टर के लिए 1/s+2 का कैसे बनता है, 1/s+3 का कैसे बनता है, और जब पैरेलल में हम लेते हैं तो सभी में हमें इनपुट को इंडिविजुअली अप्लाई करना है। तो हमारे पास जैसे हमने बनाया पहले 1/s+3 का, मान लीजिए हमारे पास ये इनपुट है u, ये r हमने लिया इनपुट को, ठीक है, कोई भी चीज इनपुट आप किसी से भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पहला ये हमने बनाया किसके लिए, ये हमारे पास यहाँ एक इंटीग्रेटर, और ये हमारे पास वैल्यू -2, तो ये हो गया 1/s+2। 1/s+2 का कोफिशिएंट हमें कितना लेना है, -1/4। तो ये हमारे पास एक सिग्नल यहाँ पर अवेलेबल है जिसके लिए 1/s+2 इंटू -1/s+4। फिर से यही इनपुट लिया, ये दोनों ही साइंस हमारे पॉजिटिव हैं, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। यहाँ से फिर आपने लिया इनपुट, और अब बनाया आपने 1/s+3 के लिए, तो ये इंटीग्रेटर है, और ये आपने शो कर दिया -3। 1/s+3 का फैक्टर कितना लेना है हमें, -1। अब इसके बाद हमें 1/s+4 के होल स्क्वायर तक जाना है। तो हमने कहा कि 1/s+4 के होल स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 1/s+4 इंटू 1/s+4। और हमने देखा था कि कैस्केड में हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक के आउटपुट को दूसरे में इनपुट की तरह। तो यहाँ पर अगर हमने बनाया, एक पहले बनाते हम 1/s+4 का, तो ये एक इंटीग्रेटर है, और ये हमारे पास फीडबैक में -4 लगा हुआ है। तो यहाँ पर हमारे पास जनरेट हो गया 1/s+4। अब हमें 1/s+4 का स्क्वायर चाहिए, तो इसको इनपुट की तरह अप्लाई किया फिर से 1/s+4 में। तो अब यहाँ पर आपके पास 1/s+4 का होल स्क्वायर अवेलेबल है। ये सभी साइंस आपके पॉजिटिव है, क्योंकि हमने इसी में कोफिशिएंट में ही नेगेटिव साइन कंसीडर कर लिया। तो अब हमारे पास जो रिजल्ट है, वो क्या क्या चीज हमें ऐड करनी है। 1/s+2 का कोफिशिएंट -1/4 हमने ले लिया, 1/s+3 का कोफिशिएंट -1 ले लिया हमने। अब s+4 का भी कोफिशिएंट लेना है 1.5, और s+4 के होल स्क्वायर का भी लेना है। तो आप यहां से ले सकते हैं, यहाँ पर s+4 अवेलेबल है, तो इसका कोफिशिएंट आपने शो कर दिया 1.25, और यहाँ s+4 का स्क्वायर अवेलेबल है, इसका कोफिशिएंट आपने ले लिया 3.5। अब इन सभी को अगर हम ऐड कर दें, तो यहाँ पर आपको डिफरेंट एडर्स लेने पड़ेंगे। फिर से ये प्लस इन दोनों को ऐड कर दिया, जो रिजल्टेंट आया उसमें हमने, चाहे तो आप इन दोनों को पहले ऐड कर लीजिए, एक एडर लेकर, और फिर इनके एडिशन को यहाँ अप्लाई कर दीजिए। तो ये सारी वैल्यूज ऐड अप होकर हमें फाइनली यहाँ पर क्या मिल जाएगा, अगर हम यहाँ से आर ऑफ एस अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमें वाई ऑफ एस मिल जाएगा। ये चीज समझ रहे हैं। अब इतना नहीं करना चाहते, मान लीजिए कि आपने ये प्रोसीजर, वैसे तो मुझे लगता है इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये हमें s+4 बनाना है, तो यहाँ पर हमने +4 -4 कर दिया, ये हमारे पास इस टाइप से ये कन्वर्ट हो गया। अगर ऐसा भी नहीं करना चाहते, तो हम पार्शियल फ्रैक्शन के टाइम में ही इसको CS+D/s+4 का होल स्क्वायर नहीं लेकर, अगर हम इसी चीज को कैसे करते, तो आप यहाँ से ये भी कर सकते थे कि आपके पास जो YS/RS था, जिसकी वैल्यू थी 2s² + 8s + 7, 8s + 7 डिवाइडेड बाई s+2, s+3, s+4 का होल स्क्वायर। इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन में ही ऐसा मान ले, अगर a/s+2, b/s+3, c/s+4, और उसके बाद फिर d/s+5, s+4 होल स्क्वायर। तो यहां से अब आपके पास s का टर्म ऊपर में आने की आपको टेंशन ही नहीं होगी। तो यहाँ पर फिर से आप देखेंगे तो रिजल्ट आपको सेम मिलेगा। अगर आप इसको पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक किया आपने, अगर आप वैल्यूज फाइंड करें, जो आप जानते हैं सिग्नल्स में काफी बार आपने किया है, तो यहाँ से आपको वैल्यू यही मिल जाती, a is -1/4, b is -1, c is equals to, क्या वैल्यू आई थी 1.25, और d की वैल्यू 3.5। तो इससे भी हमारे पास सेम वही डायग्राम बनता जो अभी अभी हमने बनाया है, यही रिजल्ट हमारे पास आ जाता। तो अगर दोनों में से जिसको भी आप फॉलो करना चाहें उसको आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार मुझे बता दीजिए, अभी तक हमने जितनी भी चीजें देखी हैं, चाहे ट्रांसफर फंक्शन डिकम्पोजिशन हो गया, या डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए ब्लॉक डायग्राम बनाना, या फिर हमारे ट्रांसफर फंक्शन के लिए ब्लॉक डायग्राम बनाना, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क के लिए ब्लॉक डायग्राम बनाना, और उसके बाद स्टेट रिप्रेजेंटेशन फाइंड करना, क्या यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है?
इस चैप्टर में अभी तक क्या सारी चीजें क्लियर हैं? एक बार डायग्राम साइड देखिए, तो ये डायग्राम साइड पे आ गए हम। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, वेरिएबल्स हमें डिफाइन करने हैं। तो अगर आपने ऊपर से ही सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पर अगर आपने ये एक स्टेट वेरिएबल नाम दे दिया, इसको आपने नाम दे दिया लेट्स से x1, तो x1 के इंटीग्रेटर ब्लॉक पहले यहाँ पर क्या है, x1 डॉट है। ऐसे ही यहाँ पर अगर आपने मान लिया x2, इसके इंटीग्रेटर पहले एक x2 डॉट है। इसको अगर आपने मान लिया x3, तो यहाँ पर आपके पास क्या है, अच्छा यहाँ पर जो हमारे पास, हाँ ठीक है, x3 डॉट है हमारे पास ये, और ये इसको आपने मान लिया x4, तो यहाँ पर आपके पास x4 डॉट। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास इक्वेशंस आ जाएंगी, और ये हमारे पास आउटपुट है, ये एस डोमेन में नहीं है। ठीक है, नॉर्मली जब हम दिखाते हैं तो यहाँ पर हम इसको yt और r ऑफ t दिखाएंगे। हमने ये इनपुट अप्लाई किया yt, यहाँ पर हमारे पास ये है r ऑफ t, दैट इज वहाँ r ऑफ t अप्लाई किया, ये yt। तो स्टेट इक्वेशंस क्या लिख सकते थे हम यहाँ पर जो आप स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन लिखते, स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन, तो हमने सिस्टम के स्टेट वेरिएबल्स डिफाइन कर दिए x1 x2 x3 x4। हमें क्या दिख रहा है, x1 डॉट की वैल्यू कितनी है, x2 डॉट की वैल्यू कितनी है, x3 डॉट और x4 डॉट की वैल्यूज कितनी है। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स हमें सारे स्टेट वेरिएबल्स के डिफाइन करने हैं। तो x1 डॉट की वैल्यू क्या दिख रही है, x1 डॉट इज -2x1 प्लस r ऑफ t, तो यहां से आप लिख सकते हैं -2x1 प्लस r ऑफ t। ऐसे ही हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू है -3x2 प्लस r ऑफ t। जैसे ये 1/s+2 का बना हुआ था, तो ये -2 है, ये 1/s+3 का बना हुआ था -3। ठीक है, x3 डॉट की वैल्यू ऐसे ही क्या होगी, ये 1/s+4 के लिए बना हुआ है, तो -4x3 एंड प्लस r ऑफ t। ठीक है, ये देख लीजिए, ये हमारे पास x3 डॉट की वैल्यू -4x ऑफ 3 प्लस r ऑफ t। और फाइनली जब आप x4 लेंगे तो आप लिखेंगे -4 ऑफ t प्लस x3 ऑफ t। तो यहां से आप लिख सकते हैं -4x4 ऑफ t एंड प्लस x3 ऑफ t। तो इसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगे। और आउटपुट अगर लिखना होता तो आउटपुट की वैल्यू आप डायरेक्टली लिख सकते थे, दैट इज y ऑफ t इज इक्वल्स टू -1/4x1t -1x2t प्लस 1.25x3t एंड प्लस 3.5x4t। ये आपको दिख रहा है यहाँ से y ऑफ t। y ऑफ t ओवरऑल क्या क्या वैल्यू है, -1/4x1t, -1x2t, 1.25x3t एंड 3.5x4 ऑफ t। ठीक है, इसको स्टेट पे, इसको अगर मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन दे दें तो इसको हम ऐसे लिख सकते थे, दैट इज x1 डॉट, x2 डॉट, x3 डॉट, x4 डॉट इज इक्वल्स टू -2 0 0 0, क्योंकि यहां पर हमारे पास चार स्टेट वेरिएबल्स हैं, x1 x2 x3 एंड x4, और प्लस यहाँ पर हमें बी मैट्रिक्स लिखना है, बी जो कि कॉलम वेक्टर होगा, इनटू यू की जगह हमारा आर ऑफ टी ले लिया हमने। ठीक है, तो इसमें सिर्फ क्या क्या का टर्म है, x1 का कोफिशिएंट -2 होना चाहिए और आर ऑफ टी का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। सेकंड के लिए x2 का कोफिशिएंट -3 होना चाहिए, बाकी सभी के कोफिशिएंट 0 और आर ऑफ टी की वैल्यू 1 होनी चाहिए। थर्ड में सिर्फ ये हमारे पास वैल्यू है और आर ऑफ टी इनपुट का कोफिशिएंट 1 है। और लास्ट केस में हमारे पास ये x3 और x4 दो वैल्यूज हैं, 0 0, ये हमारे पास वैल्यू है 1 एंड -4। और इसके बाद हमारे पास यहाँ पर इनपुट का कोई टर्म नहीं। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ से क्या आ जाता है, स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन आ जाता है। ये हमारा डायग्राम का पार्ट है, एक बार डायग्राम फिर से देखना, देख लीजिए। क्लियर?
गुड। चलिए, तो डिकम्पोजिशन का पार्ट हो गया। अब हम और जो चीजें हमें देखनी है, जैसे मेनली जो आपके क्वेश्चंस आते हैं वो सॉल्यूशन ऑफ स्टेट इक्वेशन से क्वेश्चंस आते हैं कि आपको एक इनिशियल स्टेट वेक्टर दे करके आपसे किसी भी सॉल्यूशन पूछा जाएगा कि फाइनल हमारा अभी स्टेट के लिए सॉल्यूशन क्या है। तो वो देख लेते हैं हम। सॉल्यूशन ऑफ स्टेट इक्वेशन, स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स आ जाएगा, तो ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद ऑब्जर्वेबिलिटी, कंट्रोलेबिलिटी, ये भी कॉन्सेप्ट हमें देखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम ले रहे हैं अपना टॉपिक सॉल्यूशन ऑफ स्टेट इक्वेशन। ठीक है, तो हमारे पास जो स्टेट इक्वेशन है वो क्या इक्वेशन है हमारी? स्टेट इक्वेशन दैट इज डी बाई डी टी ऑफ एक्स ऑफ टी इज इक्वल्स टू ए एक्स ऑफ टी प्लस बी यू ऑफ टी। ठीक है, ये इस इक्वेशन की अगर हम बात करें तो हम कहेंगे कि हमारे पास ये एक एल टी आई इक्वेशन है। ठीक है, द इक्वेशन इज, आप लिख सकते हैं द इक्वेशन इज एल टी आई। ठीक है, अब यहां पर अगर हम बात करें, जैसे हमने थोड़ी देर पहले बात की कि हमारे पास ये जो दो टर्म्स हैं, तो एक हमें इनपुट, एक हमें स्टेट के इफेक्ट से वैल्यू मिल रही है और एक हमारे इनपुट के कंट्रोल में। तो यहाँ पर अगर आप डिफाइन करेंगे किसको, अगर आप होमोजीनियस जो आपकी इक्वेशन है, अगर उस होमोजीनियस इक्वेशन को देखें, मतलब अगर हम देखें कि अगर हमें सिस्टम का नेचुरल रिस्पांस देखना है, बिना इनपुट अप्लाई किए कितना रिस्पांस आ रहा है सिस्टम में, जिसको आप नेचुरल रिस्पांस भी कहते हैं या जिसको आप जीरो इनपुट रिस्पांस कहते हैं। तो अगर हम देखें टू ऑब्जर्व natural response of the system, taking input u of t equals to 0। ठीक है, यहां पर हम एक्चुअली दो, इसमें आप ऐसे पहले इसको ऐसे लिखिए, हम दो पार्ट में इसको बांट देते हैं। ठीक है, जैसे हमने कहा कि ये जो इक्वेशन है हमारी, ये क्या है? ये हमारी एक एलटीआई इक्वेशन है और सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज नोन एज स्टेट ट्रांजिशन इक्वेशन which describes the transfer of state, the transfer of state from initial time, from initial time, मान लीजिए हमने कहा t इक्वल्स टू टी नॉट से लेकर टी नॉट टू एक टाइम t तक। मतलब हमने कहा कि ये जो हम स्टेट इक्वेशन लिखते हैं, ये एक एलटीआई सिस्टम को रिप्रेजेंट करती है, एक एलटीआई इक्वेशन है हमारे पास ये। और इसका जो सॉल्यूशन है इसको हम स्टेट ट्रांजिशन इक्वेशन से नाम से जानते हैं, जो हमें बताता है कि सिस्टम का जो स्टेट है वो एक टाइम टी नॉट से दूसरे टाइम टी पर कैसे ट्रांसफर हुआ। जैसे अभी हमारे सिस्टम का स्टेट कैसा था और टी टाइम तक कैसा होगा। मतलब अगर हमें, आप ये भी कह सकते हैं कि प्रेडिक्ट करना हो, अगर फ्यूचर प्रेडिक्ट करना हो कि अभी अगर ये आउटपुट है, ये स्टेट है सिस्टम का, अभी अगर हम ये इनपुट अप्लाई कर रहे हैं तो आगे जाकर के सिस्टम का स्टेट कैसा होगा। ठीक है, तो वो हमें इंफॉर्मेशन कहां से मिलेगी? प्रेडिक्शन किसकी मदद से कर सकते हैं हम? सॉल्यूशन ऑफ स्टेट इक्वेशन की वजह से। अब हमने यहाँ पर बात की कि हम इसको दो पार्ट्स में देख सकते हैं। अगर एक बार हम बिना कोई इनपुट अप्लाई किए हम सिस्टम का नेचुरल रिस्पांस देखें, उसके लिए एक सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, जिसको आप कहेंगे सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस स्टेट इक्वेशन। और एक बार जब हम इनपुट और इनिशियल कंडीशन दोनों की वजह से देखें, तो उसके लिए भी हम देख सकते हैं कि ओवरऑल हमारा रिस्पांस कैसा होगा। ठीक है, तो केस वन हमने यहाँ पर डिफाइन किया। केस वन, सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस स्टेट इक्वेशन। यहां पर हमने बात की कि हम क्या करने वाले हैं? टू ऑब्जर्व द नेचुरल रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम, द नेचुरल रिस्पॉन्स दैट इज जीरो इनपुट रिस्पॉन्स, या इसी को और क्या कहते हैं? दैट इज रिस्पॉन्स ड्यू टू इनिशियल कंडीशंस ओनली, इनिशियल कंडीशंस
ओनली। अगर हम सिर्फ इनिशियल कंडीशन की वजह से रिस्पॉन्स देखना चाहते हैं तो हम यहाँ पर क्या कर दें, टेकिंग जो हमारा इनपुट है u ऑफ t, अगर हमने इसको पुट कर दिया 0, तो हमारी स्टेट इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये पार्ट 0 हो गया, दैट इज d बाई डी टी ऑफ एक्स टी इज इक्वल्स टू a इंटू एक्स ऑफ टी। ध्यान क्या रखना है कि हमारे पास ये मैट्रिक्स की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, मतलब ये जो a है ये हमारा कोई सिंपल कांस्टेंट नहीं है, ये हमारे पास क्या है, एक मैट्रिक्स है। तो अगर हमने डिफाइन किया स्टेट इक्वेशन, इसको आपने कहा होमोजीनियस डिफरेंशियल होमोजीनियस स्टेट इक्वेशन, तो ये होमोजीनियस स्टेट इक्वेशन है आपके पास d बाई डी टी ऑफ एक्स ऑफ टी इज इक्वल्स टू a इंटू एक्स ऑफ टी। ठीक है, ये हमारे पास स्टेट इक्वेशन है। अब अगर हम इसका सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, इसको अगर आप ऐसे लिख लें, d बाई डी टी ऑफ एक्स ऑफ टी माइनस a इंटू एक्स ऑफ टी इज इक्वल्स टू 0। तो ये आपको कैसी दिख रही है, एक फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि आप जानते हैं कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन के लिए क्या करते हैं आप, यहाँ d बाई डी एक्स जैसे होता है नॉर्मली, तो उसको आप d पुट कर देते हैं और यहाँ से ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं। तो जैसे आपके पास ये डी एक्स माइनस ए इक्वल्स टू 0 है, तो d को m से रिप्लेस करके ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे, तो आपके पास m माइनस ए इक्वल्स टू 0 आएगा। उसका सॉल्यूशन क्या होता है, m इक्वल्स टू आपके पास आ गया a। तो सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, अगर हमारे पास ये इस टाइप की इक्वेशन आ गई कि m माइनस ए इज इक्वल्स टू 0, तो m की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास a, ये हमारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन होती है। इतनी आपको पता होगी चीजें डिफरेंशियल इक्वेशंस में, या अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी मैथमेटिक्स ही होने वाला है, तो जो भी अगर किसी को डाउट है तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, वहां पर तो हमें देखना ही है। तो हमारे पास m की वैल्यू a आ गई, तो सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं हम सॉल्यूशन लिखते हैं जिसके लिए हम वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, मतलब x ऑफ t इज इक्वल्स टू, हम एक कोई कांस्टेंट लेते हैं, ठीक है, मान लीजिए कांस्टेंट की वैल्यू हमने ले ली c इनटू e टू द पावर जितने भी इस इक्वेशन के रूट्स मिले वो m1 इंटू एक्स, m2 इंटू एक्स, तो यहाँ पर x की जगह t है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, e टू द पावर at आ जाएगा। ये इसका सॉल्यूशन होगा। अब यहाँ पर जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट कहलाती है इनिशियल कंडीशन। जैसे अगर हम कहें कि अगर हम t इक्वल्स टू 0 पर देखें, अगर हम इनिशियली देखना चाहते हैं कि t इक्वल्स टू ये कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए, तो अगर t इक्वल्स टू 0 पर देखें तो हमारा जो स्टेट होना चाहिए वो इनिशियल स्टेट वेक्टर होना चाहिए x ऑफ 0 होना चाहिए। तो अगर हम c की वैल्यू देखें तो t इक्वल्स टू 0 पर ये वैल्यू तो क्या हो जाएगी 1, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी x ऑफ 0। अगर आप देखें एट इनिशियल टाइम, मान लीजिए कि हम टी नॉट की जगह 0 ले लेते हैं, ठीक है, अगर हमने मान लिया कि जो इनिशियल टाइम हम कंसीडर कर रहे हैं वो टी नॉट हम कंसीडर कर रहे हैं 0 सेकेंड्स, तो t इक्वल्स टू 0 सेकेंड्स पर ये x ऑफ 0 की वैल्यू क्या होगी, c इंटू ई टू द पावर 0 दैट इज इक्वल्स टू c। तो c की वैल्यू कितनी आ गई, इनिशियल कंडीशन जो होगी वो x ऑफ t हमारे पास यहाँ पर क्या होगी, c कांस्टेंट की वैल्यू होगी। तो अगर आप ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें, देयरफॉर इसका सॉल्यूशन आप लिख सकते हैं, इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन क्या आ गया आपके पास, x ऑफ t इज इक्वल्स टू क्या ही वैल्यू e टू द पावर 80 इंटू सी, जहां पर c की वैल्यू किसके बराबर है, x ऑफ 0 के बराबर, तो आप लिख सकते हैं e टू द पावर 80 इंटू एक्स ऑफ 0, e टू द पावर 80 इंटू एक्स ऑफ 0। तो ये हमारे पास क्या आ गया, सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस स्टेट इक्वेशन की वैल्यू आ गई। इसमें ये जो हमारे पास e टू द पावर 80 है, ये हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स एक्सपोनेंशियल है, ठीक है, ये जो हमारे पास e टू द पावर 80 है इसको हम कहते हैं मैट्रिक्स एक्सपोनेंशियल, ये हमारा एक मैट्रिक्स एक्सपोनेंशियल है, इसको हम नाम देते हैं स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स, इट इज नेम्ड एज स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स। इसको हम अलग से देखेंगे अभी, इसको नॉर्मली आप फाई ऑफ टी से रिप्रेजेंट करते हैं, नॉर्मली इसको आप फाई ऑफ टी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब मैट्रिक्स एक्सपोनेंशियल है या कुछ भी, अगर e टू द पावर x, आप जानते हैं कि अगर हम एक्सपैंड करते हैं कभी भी, तो e टू द पावर x का एक्सपेंशन क्या होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3। ये सभी चीजें देखिए, जो भी चीजें आपने बेसिक्स में की, इसलिए मैं क्या बोलता हूँ, सिग्नल्स एंड सिस्टम्स में आप सिर्फ सिग्नल्स नहीं पढ़ते, आगे जितने भी सब्जेक्ट्स होने वाले हैं उसमें जो भी बेसिक्स होंगे वो वहां पर ऑलरेडी आप कर चुके हैं। तो वो सभी चीजें बिल्कुल ध्यान में रखनी है आपको कि स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स की अगर आपसे वैल्यू पूछी जाए, ठीक है, और अगर आपको ये भी पता है कि ये e टू द पावर 80 होता है और e टू द पावर 80 का एक्सपेंशन क्या होता है, तो ये जो फाई ऑफ t है जो कि e टू द पावर 80 है आपका, अगर हम इसको एक्सपैंड करते, तो अगर ये नॉर्मल एक्सपोनेंशियल होता तो हम लिखते 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन, e टू द पावर x अगर होता तो। लेकिन क्योंकि ये मैट्रिक्स एक्सपोनेंशियल है तो यहाँ हम 1 नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, यूनिटी मैट्रिक्स I।
तो यहाँ पर हमारे पास ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है I प्लस एक्स, एक्स की जगह पर 80 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 दैट इज 80 होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, 80 होल क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये हमें क्या बताता है, ये जो इसको हमने नाम दिया स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स, तो ये हमें बताता है कि सिस्टम का एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक ट्रांजिशन कैसे होगा, दोनों स्टेट के बीच में ये हमें रिलेशन बताता है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस स्टेट इक्वेशन दैट इज x ऑफ t इज इक्वल्स टू e टू द पावर 80 इनटू x ऑफ 0। ठीक है, यहां पर आप इसलिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x ऑफ t इज फाई ऑफ t इनटू x ऑफ 0। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं किसकी, नॉन होमोजीनियस जो हमारे पास स्टेट इक्वेशन है उसके सॉल्यूशन की, तो नेक्स्ट आप देख सकते हैं दैट इज सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजीनियस स्टेट इक्वेशन। ठीक है, अच्छा ये जो वेक्टर आपको गिवन होगा, ये जो x ऑफ 0 वेक्टर है, ये x ऑफ 0 क्या होगा, इसमें एक कॉलम वेक्टर होगा ये, जिसमें x1 0 x2 0 जितने भी आपके स्टेट वेरिएबल्स हैं उन सब की वैल्यू टाइम t इक्वल्स टू 0 पर डिफाइंड होगी, और जो कि वैल्यू कैसी होगी, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर किसी की भी वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो ये आपके इसलिए आपने देखा कि ये ऑलरेडी क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, ये मैट्रिक्स फॉर्म में हमारे पास एक कांस्टेंट की कलेक्शन है ये। तो x ऑफ t इज टू द पावर 80 इंटू एक्स ऑफ 0, ये हमारे होमोजीनियस जो स्टेट इक्वेशन होती है उसका सॉल्यूशन आया। ठीक है, तो नेक्स्ट हमने लिखा सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजीनियस स्टेट इक्वेशन, स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स को हम अभी थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे फिर से। तो अब हमारे पास दैट इज, अब अगर हम देखना चाहते हैं टू ऑब्जर्व, ये हमारा केस 2 है, टू ऑब्जर्व इफेक्ट ऑफ बोथ इनपुट एंड इनिशियल कंडीशंस, इनपुट एंड इनिशियल कंडीशंस। ठीक है, यहां पर हमने लिख दिया था कि रिस्पांस ड्यू टू इनिशियल कंडीशंस ओनली। ठीक है, ये सिर्फ हमारा सिर्फ इनिशियल कंडीशन की वजह से रिस्पांस था। अब हम इनपुट को भी कंसिडर करेंगे, तो हमारे पास अब नॉन होमोजीनियस जो इक्वेशन है दैट इज डी बाई डी टी ऑफ एक्स ऑफ टी इज ए इंटू एक्स ऑफ टी प्लस बी इंटू यू ऑफ टी। ठीक है, अब देखिए अगर हम यहाँ पर इस पूरी इक्वेशन को प्री मल्टीप्लाई करें अपने जो हमारे पास मैट्रिक्स एक्सपोनेंशियल था e टू द पावर 80 उसके इनवर्स से। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिखा इसको प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स विथ e टू द पावर माइनस 80। तो पहले प्री मल्टीप्लाई का मतलब होता है कि फैक्टर से पहले हमें ये एक्सपोनेंशियल मैट्रिक्स एक्सपोनेंशियल हमें मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमने लिखा e टू द पावर माइनस 80 इंटू डी बाई डी टी ऑफ एक्स ऑफ टी इज इक्वल्स टू, यहां पर भी प्री मल्टीप्लाई किया हमने e टू द पावर माइनस 80 इंटू ए इंटू एक्स ऑफ टी एंड प्लस e टू द पावर माइनस 80 इंटू बी इंटू यू ऑफ टी। ठीक है, अगर हम ये जो हमारे पास वैल्यूज हैं, अगर हम इन सबको एक तरफ ले लें, जैसे यहां पर हमारे पास पहले ये जो चीज है, अगर हम इसमें क्या करें, चलिए तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर हम इस टर्म को यहां ले लेते हैं तो हम लिख सकते हैं इसको e टू द पावर माइनस 80 इंटू डी बाई डी टी ऑफ एक्स ऑफ टी, और ये साइन जब इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस हो जाएगा। ये कांस्टेंट इसको हम एक दूसरे के साथ इंटरचेंज करके ऐसे भी लिख सकते हैं a इंटू ई टू द पावर माइनस 80 इंटू एक्स ऑफ टी। ठीक है, और इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास राइट हैंड साइड में क्या चीज बची है, e टू द पावर माइनस 80 इंटू बी इंटू यू ऑफ टी। ठीक है, इस फॉर्म में इसलिए लिखा मैंने क्योंकि यहां से अब आपको एक चीज ऑब्जर्व करनी है। अगर यहां पर हम देखें तो एक हमने फंक्शन को कांस्टेंट रखा और डिफरेंशिएट किया पहले एक्स ऑफ टी को, ये जो टर्म हमें दिख रहा है ये ए टू द पावर माइनस 80, मतलब अगर मैं आपको यहां पर ऐसा लिखूं कि अगर हमें ये देखना होता कि डी बाई डी टी ऑफ, अगर हमें ये चेक करना है कि अगर हम लिखते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ डी बाई डी टी ऑफ
e टू द पावर माइनस ए टी इंटू एक्स ऑफ टी। तो इसकी वैल्यू कैसे लिखते हैं हम? पहली बार आपने एक फंक्शन को कांस्टेंट रखा e टू द पावर माइनस ए टी को, और डिफरेंशिएट किया आपने x ऑफ टी को, डी बाई डी टी ऑफ एक्स ऑफ टी। फिर दूसरी बार जब हम x ऑफ टी को कांस्टेंट रखेंगे और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो e टू द पावर माइनस ए टी का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? माइनस ए इंटू ई टू द पावर माइनस ए टी। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाता है? माइनस ए इंटू ई टू द पावर माइनस ए टी इंटू एक्स ऑफ टी। एक्स ऑफ टी को कांस्टेंट रखा आपने और इस फैक्टर को डिफरेंशिएट किया। अगर आप देखेंगे तो यही चीज यहाँ पर लिखी हुई है, e to the power minus at d by dt xt minus a into e to the power minus at x of t। मतलब इस पूरे LHS को हम क्या लिख सकते हैं? इट इज d by dt of e to the power minus at into x of t लिख सकते हैं। तो अगर आप ये रिप्लेसमेंट कर दें यहाँ पर तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई, दैट इज d by dt of e to the power minus at into x of t is equals to e to the power minus at इंटू बी इंटू यू ऑफ टी। ठीक है, इसको मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ। ये हमारे पास अभी जो रिजल्ट हमने फाइंड किया है वो ये है, डी बाई डी टी ऑफ ई टू द पावर माइनस ए टी इंटू एक्स ऑफ टी। इसकी वैल्यू हमने क्या लिखा, किसके बराबर होगी? ई टू द पावर माइनस ए टी इंटू बी इंटू यू ऑफ टी के बराबर होगी। ठीक है, ये अब अगर यहाँ पर हम दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दें और इनिशियल टाइम को हमने कहा कि t0 हमने क्या ले लिया? 0 ले लिया। इनिशियल टाइम मान लेते हैं कि हमारा इनिशियल टाइम जहां पर इनपुट अप्लाई हो रहा है वो t इक्वल्स टू 0 का इंस्टेंट है। तो अगर हम t इक्वल्स टू टाइम t पर देखना चाहते हैं हमारा स्टेट कहां तक पहुंचा, तो उसके लिए अगर हम क्या करें, इनिशियल टाइम 0 मानकर अगर हम इंटीग्रेट कर दें दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू t फ्रॉम 0 टू t सेकेंड्स। ठीक है, तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, टेकिंग इनिशियल टाइम t naught is equals to 0 and integrating both sides with respect to t from 0 to t। तो क्या होगा, अगर हम दोनों तरफ इंटीग्रेट कर रहे हैं 0 टू t के लिए, t के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर ये डेरिवेटिव t के ही रिस्पेक्ट में है और इंटीग्रेट भी किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? t के रिस्पेक्ट में। तो ये डेरिवेटिव ऑपरेटर इंटीग्रेटर ऑपरेटर कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये हमारे पास जो चीज बनेगी उसमें हमें लिमिट पुट करनी पड़ेगी, कहां से कहां तक? 0 से t तक। तो आपने लिख दिया e टू द पावर माइनस ए टी इंटू एक्स ऑफ टी, इसमें हमने लिमिट्स ले ली फ्रॉम 0 टू t इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर इंटीग्रेट करना है हमें, इस राइट हैंड साइड को हमें इंटीग्रेट करना है कहां से कहां तक? 0 से t तक के लिए। अब क्योंकि t हम इंटीग्रेशन के लिए ले रहे हैं तो इंटीग्रेशन के अंदर भी हम t लिखें तो अच्छा नहीं लगेगा, तो हम क्या करते हैं, वेरिएबल को कुछ और नाम दे देते हैं, लेट्स से टाउ। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको पता है इंटीग्रेशन चाहे हम p डी करें या x dx करें उससे फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया e टू द पावर माइनस ए टाउ इंटू बी इंटू यू ऑफ टाउ डी टाउ। ठीक है, तो हमारे पास हमने दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया है और लिमिट्स हम कहां से कहां तक ले रहे हैं? 0 से लेकर t तक ले रहे हैं। यहाँ जब हम t पुट करेंगे तब तो ये टर्म चेंज नहीं होगा, ऑलरेडी t ही आपने यहाँ पर क्योंकि लिख रखा है। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ गई e टू द पावर माइनस ए टी इंटू एक्स ऑफ टी। t इज इक्वल्स टू 0 पुट t पुट करने पर, और जब t इज इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो ये मैट्रिक्स एक्सपोनेंशियल क्या हो जाएगा? 1। e टू द पावर 0 इज 1, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स i। और यहाँ से हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ये वैल्यू है x ऑफ t। t इज इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो ये हमारे पास क्या मिलेगा? x ऑफ 0 मिलेगा। ठीक है, तो x ऑफ 0 इंटू आई इज x ऑफ 0 ओनली। तो हमारे पास e टू द पावर माइनस ए टी एक्स ऑफ टी और माइनस t इज इक्वल्स टू 0 पर इसकी वैल्यू आ गई x ऑफ 0 इज इक्वल्स टू, क्या है वैल्यू, ये एज इट इज रखी इसको भी 0 से t e टू द पावर माइनस ए टाउ इंटू बी इंटू यू ऑफ टाउ डी टाउ। तो अब अगर हम x ऑफ 0 को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा? e टू द पावर माइनस ए टी इंटू एक्स ऑफ टी, क्योंकि हमें सॉल्यूशन x ऑफ t के लिए देखना है कि स्टेट क्या होगा, टाइम t पर हमारा नया स्टेट कितना है, x ऑफ t। अगर हमें पता है कि t इक्वल्स टू 0 पर स्टेट कितना था, x ऑफ 0। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं ये लेफ्ट हैंड साइड से हमें फाइनली x ऑफ t की वैल्यू लेनी है, मतलब हमें ये टर्म हटाना भी पड़ेगा। लेकिन अभी हम अगर इस पूरे की वैल्यू लिख लें तो क्या आएगी रिजल्ट? क्या रिजल्ट आ रहा है? ये माइनस एक्स ऑफ 0 दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस एक्स ऑफ 0,
और ये हमारे पास एक टर्म ऑलरेडी लिखा हुआ है अपने 0 से लेकर t तक e टू द पावर माइनस a टाउ इंटू b इंटू यू ऑफ टाउ डी टाउ। ठीक है, अब क्योंकि हमें सिर्फ x ऑफ t की वैल्यू चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, अगर हम फिर से प्री मल्टीप्लाई कर दें इसके इनवर्स से, ये e टू द पावर माइनस एटी है, अगर हम e टू द पावर प्लस एटी से मल्टीप्लाई कर दें तो ये दोनों कैंसिल आउट होकर हमारे क्या हो जाएंगे i, और x ऑफ t इंटू आई इज x ऑफ t। तो हमारे पास ये जो रिजल्ट आया, एक बार मैं फिर से लिख देता हूं। अभी हमारे पास रिजल्ट है e टू द पावर माइनस एटी इंटू एक्स ऑफ टी इज इक्वल्स टू एक्स ऑफ जीरो एंड प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू टी e टू द पावर माइनस ए टाउ b इंटू यू टाउ डी टाउ। अब हम फिर से क्या कर रहे हैं, प्री मल्टीप्लाइंग both sides with e to the power plus 80। अगर हम दोनों तरफ e to the power plus 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये e to the power 80 और 80 कैंसिल हो जाएगा, फिर लिख लीजिए e to the power 80 इंटू e to the power माइनस 80 इंटू x ऑफ t is equals to e to the power 80 इंटू x ऑफ 0 प्लस e to the power 80 इंटू इंटीग्रेशन 0 टू t, और हमारे पास है e टू द पावर माइनस ए टाउ बी यू टाउ डी टाउ। तो अब देखिए यहाँ पर इंटीग्रेशन क्योंकि टाउ के रिस्पेक्ट में हो रहा है, अगर हम चाहें तो इस टर्म को हम अंदर ले सकते हैं, लेकिन इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा, ये कांस्टेंट की तरह ही ट्रीट होगा। लेकिन अगर हम इसको अंदर ले लें तो एक्सपोनेंशियल सेम है, तो बेस हम ऐड करके इन दोनों की जगह पर एक फैक्टर क्या लिख सकते हैं, e टू द पावर a कॉमन t माइनस टाउ लिख सकते हैं। और यहाँ पर क्या दिख रहा है हमें कि ये e टू द पावर माइनस एटी और प्लस एटी मल्टीप्लाई होकर 1 हो गए, तो ये हमारे पास वैल्यू कितनी है x ऑफ t, ये हमारे पास i इंटू एक्स ऑफ टी से x ऑफ टी ही आएगा। ठीक है, इज इक्वल्स टू ओवरऑल हमारा जो सॉल्यूशन है स्टेट के लिए वो x ऑफ टी की वैल्यू क्या आ रही है, e टू द पावर 80 इंटू एक्स ऑफ 0, और प्लस इसको हमने कहा ऐसा लिख सकते हैं हम 0 से लेकर t तक e टू द पावर a इंटू टी माइनस टाउ इंटू b इंटू यू ऑफ टाउ डी टाउ। तो ये हमारे पास ओवरऑल सॉल्यूशन है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इस सॉल्यूशन का पहला पार्ट क्या बता रहा है, जो आप ऑलरेडी अभी कैलकुलेट किया था आपने इसके पहले, दैट इज अगर ये हमारा जो पार्ट है ये हमें स्टेट की वैल्यू बता रहा है ओनली ड्यू टू इनिशियल कंडीशंस, और ये वाला जो पार्ट है हमें ये बता रहा है स्टेट की वैल्यू ओनली ड्यू टू अप्लाइड इनपुट। मतलब आप कह सकते हैं कि इसमें से ये जो दो पार्ट्स हैं, ये पहला पार्ट ये हमारा क्या है, ये हमारा जीरो इनपुट रिस्पॉन्स है जो अभी अभी हमने देखा था। ठीक है, इसी चीज को आपने और क्या कहा था कि इसको हम कह सकते हैं फाई टी इंटू एक्स ऑफ 0, क्योंकि ये e टू द पावर 80 इसी मैट्रिक्स एक्सपोनेंशियल को आपने क्या नाम दिया है, स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स फाई टी। और ये जो पार्ट है हमारा, इस पार्ट को हम कहेंगे ये हमारा क्या है, इट इज जीरो स्टेट रिस्पॉन्स, दैट इज रिस्पॉन्स ड्यू टू इनपुट ओनली। सिर्फ इनपुट की वजह से अगर हमें देखना होगा तो ये हमारा रिस्पॉन्स है, सिर्फ इनिशियल कंडीशंस की वजह से देखना होगा तो ये हमारा रिस्पॉन्स है, और कलेक्टिवली अगर दोनों की वजह से देखना है तो ओवरऑल ये हमारा रिस्पॉन्स है। अब ये जो रिस्पॉन्स का पार्ट है इसको आप ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं, इट इज इक्वल्स टू लैप्लास इनवर्स ऑफ, इट इज लैप्लास इनवर्स ऑफ फाई ऑफ एस इंटू बी इंटू यू ऑफ एस। देखिए फाई टी आपका स्ट्रेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स है, अगर उसमें हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई कर दें, सारे एलिमेंट्स पर लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करें अगर, तो उस वैल्यू को हम कहते हैं फाई ऑफ एस। तो अगर हम यही पार्ट देखना चाहते हैं तो इसको हम ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं, फाई ऑफ एस इंटू बी। बी क्या है, जो आपके पास क्या है, y इक्वल्स टू सी एक्स प्लस डी यू, और आपके पास क्या है डी एक्स डॉट इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी यू। तो उसमें जो बी मैट्रिक्स है जो आपके पास कॉलम वेक्टर आता था, ये वो बी है। ये फाई ऑफ एस क्या है, इट इज लैप्लास ऑफ स्ट्रेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स, और यू ऑफ एस क्या है, आपका जो इनपुट है उसके लैप्लास की वैल्यू है। तो अगर टाइम डोमेन में फाइंड करने के लिए पूछा जाए सिर्फ जीरो स्टेट रिस्पॉन्स जो कि नॉर्मली नहीं आता, तो ये लिखेंगे। नॉर्मली आपके पास जो रिजल्ट आता है वो सिर्फ आपको होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का ही, होमोजीनियस स्टेट इक्वेशन के सॉल्यूशन पर ही प्रॉब्लम आते हैं। तो बिल्कुल ही सिंपल है, बस आपको क्या करना है, एक्स ऑफ 0 तो क्वेश्चन में गिवन होगा, और ये बस आपको स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स फाइंड कर लेना है, उसके अकॉर्डिंग एक्स ऑफ टी इज इक्वल्स टू एफ आई टी इंटू एक्स ऑफ 0 से आपको रिस्पॉन्स की वैल्यू मिल जाएगी। अगर मान लीजिए दोनों पूछा जाता है तो इसको निकालना ज्यादा आसान कैसे रहेगा, अगर आप क्या कर लें, फाई स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स निकाल लीजिए, उसके लिए क्या कीजिए, लैप्लास अप्लाई करके फाई एस देख लीजिए, बी आपको गिवन होगा, यू आपको गिवन होगा, मतलब बी आप स्टेट आपने स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन बनाया होगा तो बी मैट्रिक्स आपको पता चल गया होगा,
और इनपुट आपको गिवन होगा उसका लैप्लास लेकर। तो ये टर्म मिल जाएगा, इसका इनवर्स लैप्लास ले लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आउटपुट ऑफ द सिस्टम ड्यू टू इनपुट ओनली। और अगर दोनों के लिए पूछा जाता है तो इन दोनों रिस्पॉन्सेज को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो टोटल रिस्पॉन्स इज इक्वल्स टू 0 इनपुट रिस्पॉन्स प्लस 0 स्टेट रिस्पॉन्स। तो अभी तक हमने जो देखा स्टेट ट्रांजिशन, हमने देखा स्टेट इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे होगा इन केस ऑफ होमोजेनियस एंड नॉन होमोजेनियस स्टेट इक्वेशंस। यहाँ पर जो हम बार बार ये टर्म डिफाइन कर रहे हैं टू द पावर 80, इस मैट्रिक्स एक्सपोनेंशियल जिसको आपने कहा स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स, जो क्या करता है, दो स्टेट्स के बीच में रिलेशन बताता है कि अभी और जो फ्यूचर पर स्टेट आने वाला है उन दोनों स्टेट्स के बीच में क्या रिलेशन होगा, एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक सिस्टम का ट्रांजिशन कैसे होगा, ये जो बताता है आपका स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स। अब हम इसको अलग से देखते हैं कि इसको निकालने के लिए हमारे पास और क्या मेथड्स हैं। एक तो हमने क्या कहा, एक मेथड तो क्या है, e to the power 80 हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, i प्लस 80 होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन। लेकिन एक और जो हमारे लिए ज्यादा कन्वीनियंट मेथड है, अगर उसको अब हम देख लें तो नेक्स्ट हम हेडिंग लिख रहे हैं अपनी स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स, शॉर्ट में इसको कई बार STM भी कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, इट इज द मैट्रिक्स एक्सपोनेंशियल that gives relation between present and future states, ठीक है। मतलब ये बताता है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक ट्रांजिशन कैसे होगा, ठीक है। इट डिटरमाइंस द ट्रांजिशन of system state, transition of system state from one to other, ठीक है। और ये हमें कहां से मिलता है, तो हमें ये मिला कहां से, जब हमने होमोजेनियस स्टेट इक्वेशन के सॉल्यूशन को देखा, ठीक है। तो इट इज obtained from the solution of homogeneous state equation, होमोजेनियस स्टेट इक्वेशन के सॉल्यूशन से हमें मिला है, ठीक है। तो इसलिए ये हमारा एक ऐसा मैट्रिक्स है जो कि होमोजेनियस स्टेट इक्वेशन को हमेशा सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि ये उसका सॉल्यूशन ही हमारे पास यही आया था, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं कि STM is the matrix that satisfies the homogeneous state equation, ठीक है। तो होमोजेनियस स्टेट इक्वेशन क्या है हमारे पास, होमोजेनियस स्टेट इक्वेशन है d/dt ऑफ x ऑफ t, ये x डॉट इज इक्वल्स टू ax, दैट इज ax ऑफ t प्लस bu हम लिखते हैं जब हम नॉन होमोजेनियस की बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने देखिए क्या क्या बात कर ली कि स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स हमें क्या बताता है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक सिस्टम का ट्रांजिशन कैसे होगा, ठीक है। और ये वो मैट्रिक्स है जो किसको सेटिस्फाई करता है, होमोजेनियस जो स्टेट इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई करता है। तो अगर हमने लिखा कि होमोजेनियस स्टेट इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है और ये हमारी होमोजेनियस इक्वेशन है, स्टेट इक्वेशन, तो अगर हम यहाँ पर पुट कर दें d/dt ऑफ x ऑफ t की जगह पर अगर हमने पुट कर दिया phi ऑफ t, तो ये वैल्यू किसके बराबर होगी, a इंटू phi ऑफ t के बराबर होगी। मतलब ये स्टेट इक्वेशन सेटिस्फाई होगी अगर हम x ऑफ t की जगह पर phi ऑफ t पुट कर दें, तो ये हमारी स्टेट इक्वेशन क्या होगी, सेटिस्फाई होगी, ठीक है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, इसको भी नाम दे दीजिए, इसकी जरूरत वैसे नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट, और जो हम देख सकते हैं यहां से कि अभी अभी हमने कहा कि हमारा जो स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स था वो हमें कहां से मिला, ये हमने यहां से फाइंड किया है स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स, दैट इज स्टेट इक्वेशन के सॉल्यूशन से हमें पता है कि ये हम x ऑफ t इक्वल्स टू e टू द पावर 80 इनटू x ऑफ 0, तो यहां से भी आप e टू द पावर 80 मतलब phi ऑफ t को डिफाइन कर सकते हैं। तो यहां से नेक्स्ट आप लिखेंगे दैट इज स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स
इज ऑल्सो डिफाइंड एज, डिफाइंड या फिर आप कहें कि रिलेटेड टू द सॉल्यूशन ऑफ स्टेट इक्वेशन एज, क्या थी हमारे पास स्टेट इक्वेशन, x ऑफ t इज इक्वल्स टू फाई ऑफ t इंटू एक्स ऑफ जीरो, ठीक है, जहां पर फाई ऑफ t क्या आपका e टू द पावर at है। अगर आप उसको एक्सपैंड कर दें तो हम यहां पर लिख सकते हैं x ऑफ t इज इक्वल्स टू फाई ऑफ t, दैट इज फाई ऑफ t की वैल्यू को हम एक्सपैंड कर रहे हैं, तो हमने कहा i प्लस at प्लस at होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 at होल क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन इनटू एक्स ऑफ जीरो। एक्स ऑफ जीरो क्या है, कोई कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। यहां तक बता दीजिए, यहां तक साथ साथ चल रहे हैं नहीं, स्टेट इक्वेशन के जो सॉल्यूशंस थे वो क्लियर हुए या नहीं, और ये जो हम लिख रहे हैं यहां तक की चीज क्लियर हो रही है, तो आगे हम देखते हैं इसमें। यहां तक में कोई डाउट? अब हम स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स देखने के लिए हमने कहा कि स्टेट इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, होमोजेनियस स्टेट इक्वेशन को, और ऑलरेडी हमारे पास हमने जहां से डेफिनेशन इसकी निकाली थी वो यहीं से निकाली थी स्टेट इक्वेशन के सॉल्यूशन से, तो फाई टी इंटू एक्स ऑफ जीरो ये रिलेशन भी सेटिस्फाई होगा। चलिए बहुत अच्छे, क्लियर है, वेरी गुड। तो अब यहां से अगर हम दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ये तो कांस्टेंट है डिफरेंशिएशन, यहां पर जो टी के टर्म्स हैं सिर्फ इनका डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते थे डी बाई डी टी ऑफ एक्स ऑफ टी, डी बाई डी टी ऑफ, या आप लिखें डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो हम इसको लिख सकते हैं डी बाई डी टी ऑफ एक्स ऑफ टी इज इक्वल्स टू डी बाई डी टी ऑफ एक्स ऑफ टी इज इक्वल्स टू, यहां जिस तरह से कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, तो आई आपका जो मैट्रिक्स है उसमें सभी डायगोनल एलिमेंट्स प्लस वन है, तो इसका डिफरेंशिएशन भी क्या आएगा, जीरो आएगा। ए टी का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा, तो यहां से आपके पास जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी ए। यहां से वैल्यू कितनी आएगी, यहां से अगर आप देखें तो आपके पास रिजल्ट, अगर आप इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो 2a अपॉन फैक्टोरियल 2 आएगी वैल्यू, ठीक है। या फिर आप डायरेक्टली भी देख सकते हैं कि हमारे पास क्या आता है, 2 और 2 कैंसिल हो जाता, तो यहां से हमारे पास वैल्यू आती सिंपली कितनी, 80, ठीक है। इट इज 2, इसको मैं लिख देता हूं, इट इज 2a स्क्वायर t डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2, ये हमारे पास इस टाइप की वैल्यू। ये हमारे पास a स्क्वायर टी स्क्वायर है, इसको डिफरेंशिएट किया आपने तो क्या आ गई वैल्यू, 2a स्क्वायर टी अपॉन फैक्टोरियल 2 आ गई, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास ये वैल्यू कैसी है, a क्यूब टी क्यूब है, तो अगर हम t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 इंटू ए क्यूब टी स्क्वायर आ जाएगा, और अपॉन क्या आ जाएगा, ये हमारा फैक्टोरियल 3। तो फैक्टोरियल 3 को हम और क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 3 को हम 3 इंटू फैक्टोरियल 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। फैक्टोरियल 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू फैक्टोरियल 2। ऐसे ही यहाँ पर एक और जो नेक्स्ट टर्म होता है वो क्या होता है, लिख ही लेते हैं हम एक और टर्म, जिससे कि हमें चीजें क्लियर रहें। तो यहाँ पर और हम लिख सकते थे ए टी पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन, और इसमें मल्टीप्लाइड क्या है, एक्स ऑफ जीरो मल्टीप्लाइड, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म आता, ये a4t4 है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, 4a क्यूब a4t क्यूब, ये क्या वैल्यू आएगी, 4a4t टू द पावर 3, और डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू फैक्टोरियल 3 लिख सकते हैं। तो इस टाइप से हमारे पास ये सारी वैल्यूज आती जाएंगी, और यहां पर इंटू क्या है, एक्स ऑफ जीरो। अब देखिए, अगर हम इन पूरे में से अगर हम a कॉमन कर ले, ठीक है, एक्स ऑफ जीरो तो हमने एज इट इज रखा क्योंकि कांस्टेंट था, उसका डिफरेंशिएशन नहीं हुआ। इन सभी में से अगर हम a कॉमन कर ले तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, देखिए ये 2 और फैक्टोरियल 2 तो पूरी तरह कहीं कैंसिल हो जाएंगे, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू भी 2 के ही बराबर है। यहाँ पर क्या होगा, 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे, फैक्टोरियल 2 बचेगा, 4 और 4 कैंसिल हो जाएंगे, फैक्टोरियल 3 बचेगा। ऐसे ही नेक्स्ट टर्म होता है 5a5t4 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 5, तो फैक्टोरियल 5 को 5 इंटू फैक्टोरियल 4 लिखते, 5 और 5 कैंसिल हो जाता है, डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल 4 आपके पास बचता। तो इन सभी में आपको दिख रहा है कि a का जितना पावर है उससे एक कम पावर t का है, ठीक है। सभी में यहाँ पर जैसे a का पावर 1 है तो t का पावर 0 है, यहीं से चल रही है चीज। तो अगर पूरे में से a कॉमन बाहर कर लेंगे तो क्योंकि ये मैट्रिक्स एक्सपोनेंशियल, ये मैट्रिक्स है हमारा a में से a बाहर कर लिया तो यहाँ 1 नहीं लिखेंगे, कितना लिखेंगे i। यहाँ से a बाहर कर लिया तो ये a और t का पावर सेम हो जाएगा, यहाँ at मिलेगा, यहाँ a स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 मिलेगा, यहाँ a क्यूब टी क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 मिलेगा एंड सो ऑन। तो यहाँ से आप इसको ऐसे लिख सकते थे कि d बाई डी टी ऑफ एक्स ऑफ टी इज इक्वल्स टू,
अगर पूरे में से हमने a कॉमन कर लिया तो हमारे पास बिल्कुल वही चीज मिलती है जो कि आपके e टू द पावर at की वैल्यू है, मतलब 5t की वैल्यू है। अगर आप इसको देखेंगे, वेरीफाई कर लीजिए, ये इस टाइप की आपको वैल्यू मिलेगी। ठीक है ये। तो अब हम इसको कह सकते हैं देयरफॉर d बाई डी टी ऑफ x ऑफ t इज इक्वल्स टू a इंटू, इसको हम क्या कह सकते हैं, 5t या फिर e टू द पावर at। ठीक है, इसको 5t भी कह सकते हैं, e टू द पावर t भी कह सकते हैं, इनटू x ऑफ 0। इसको मान लीजिए अब इक्वेशन 3। ये हमारे पास क्या आ गया, इक्वेशन 3 तक शायद हम मान चुके थे। क्या, कहां तक माना था आपने, 1 और 2 माना था, तो उसको मान लेते हैं इक्वेशन 3। अब जो एक्चुअल हमारे पास जो सॉल्यूशन है हमारे पास, यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास डी बाई डी टी ऑफ एक्स टी की वैल्यू आ रही है ए ई टू द पावर ए टी इंटू एक्स ऑफ 0। और यहाँ पर आपने क्या डिफाइन किया है, डी बाई डी टी ऑफ एक्स टी की वैल्यू ए इंटू एक्स ऑफ टी के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां से अगर आप ध्यान दें कि इसको अगर हमने कहा कंपेयरिंग इक्वेशंस 1 एंड 3, अगर हम इक्वेशन 1 और 3 को कंपेयर करें, ठीक है, यहाँ पर एक्चुअल अगर आप देखें तो, ठीक है, मैं इसको और एक तरह से भी करवाता हूं आपको। अदरवाइज यहां से अगर आप देख रहे हैं तो आपको क्या दिख रहा है कि इक्वेशन 1 में हमारे पास वैल्यू क्या थी, लेफ्ट हैंड साइड दोनों का डी बाई डी टी ऑफ एक्स टी है, वहां पर था ए इंटू एक्स ऑफ टी, और यहाँ पर क्या हमारे पास ए इंटू द पावर ए टी इंटू एक्स ऑफ 0। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास इसलिए क्या आ जाएगा, राइट हैंड साइड को कंपेयर करेंगे तो हम कहेंगे कि हमारे पास जो एक्स ऑफ टी की वैल्यू है, जो एक्स ऑफ टी की वैल्यू है वो किसके बराबर आ गई हमारे पास, ये एक्स ऑफ टी की वैल्यू आ गई ई टू द पावर 80 इंटू एक्स ऑफ 0 के बराबर। तो इसलिए भी आप कहते हैं कि आपके स्टेट इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ई टू द पावर 80 आपको क्या देता है, स्टेट इक्वेशन का, होमोजेनियस स्टेट इक्वेशन का सॉल्यूशन यही आई थी हमारे पास, एक्स ऑफ टी इज ई टू पावर 80 इंटू एक्स ऑफ 0। अब जैसे यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा इसमें चेंज करें अपने अप्रोच को, जो हमने लिया है ये स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स, ये हमने कहा कि x ऑफ t हमारे पास है, ये भी ठीक है, हमने कहा ऑल्सो डिफाइंडर, यहाँ तक भी हमारे पास ठीक है। अब यहाँ से मान लेते हैं इसके बाद अगर हम थोड़ा सा इसको चेंज करें, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि जो हमने सॉल्यूशन ऑफ स्टेट इक्वेशन किया वहां पर हम ये अप्रोच भी फॉलो कर सकते थे। ठीक है, क्योंकि इसको तो हमने यूज नहीं किया, इसको हमने यूज नहीं किया। यहाँ से भी आपको दिख जाता है कि क्यों हम कहते हैं कि हमारे पास ये जो स्टेट इक्वेशन का सॉल्यूशन आपने लिखा है, जैसे यहाँ पर आपने डायरेक्टली फाइंड कर लिया कि होमोजेनियस स्टेट इक्वेशन के सॉल्यूशन के लिए सिंपली आपने दोनों को एक तरफ किया और इसी इक्वेशन के सॉल्यूशन से आपने बात कर ली कि एक्स ऑफ टी की वैल्यू इतनी आएगी। उसी को हम ऐसे भी शो कर सकते थे। ठीक है, अब स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये हमने कहा कि एक और अप्रोच हम ये ले सकते हैं कि टू फाइंड वैल्यू ऑफ स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स। तो हमारे पास एक इक्वेशन है डी बाई डी टी ऑफ एक्स ऑफ टी इज इक्वल्स टू ए एक्स ऑफ टी, होमोजेनियस जो हमारी स्टेट इक्वेशन है, और हमारे पास ये भी वैल्यू है कि x ऑफ t इज इक्वल्स टू पाई टी इंटू एक्स ऑफ 0। ठीक है, पाई टी इंटू एक्स ऑफ 0, जहां पर फाई टी हमारा स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स है। और हमने कहा कि अगर हम इसमें x ऑफ t की जगह फाई टी पुट कर दे तो भी सेटिस्फाई होगा, मतलब डी बाई डी टी ऑफ फाई टी इज इक्वल्स टू ए इंटू फाई ऑफ टी, ये भी सेटिस्फाई होगा। तीन चीजें हमने लिखी थी, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, इसको 3 मान लीजिए। ठीक है, तो अब यहां पर हम ये देख सकते थे कि अगर हम इस इक्वेशन में लैपलास ट्रांसफॉर्म अप्लाई कर दें, ठीक है, अगर हम यहां पर अप्लाई कर दें लैपलास ट्रांसफॉर्म, अप्लाइंग लैपलास ट्रांसफॉर्म, क्या रिजल्ट आएगा, s इंटू एक्स ऑफ एस, एक्स ऑफ टी का लैपलास क्या होता है एक्स एस, तो हमारे पास डी बाई डी टी ऑफ एक्स टी का लैपलास क्या होगा s इंटू एक्स ऑफ एस। ठीक है, इज इक्वल्स टू, और माइनस, और क्या लेना है आपको, एक्स ऑफ 0, जो इनिशियल कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग हमने ये लैपलास ले लिया डी बाई डी टी ऑफ एक्स टी का, तो s इंटू एक्स ऑफ एस माइनस एक्स ऑफ 0 हमारे पास ये लैपलास की वैल्यू आ गई, इज इक्वल्स टू a इंटू क्या हमारे पास यहाँ पर x ऑफ s है। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू कितनी है, a इंटू एक्स ऑफ s। अगर हम x ऑफ s वाले सारे टर्म्स को एक तरफ कर लें तो क्या लिख सकते हैं हम, x ऑफ s अगर आपने कॉमन किया तो यहां से हमारे पास है s, और माइनस यहाँ पर हमारे पास, देखिए यहाँ पर अगर हम सिर्फ s लिखेंगे तो s हमें ये नहीं बताता कि हम एक मैट्रिक्स लिख रहे हैं। ठीक है, तो क्योंकि ये s इंटू एक्स ऑफ एस ये हमारा एक मैट्रिक्स था,
इसमें से अगर हमने एक्स ऑफ एस कॉमन कर लिया तो भी हमारे पास मैट्रिक्स ही बचेगा। तो यहाँ पर इसको हम सिर्फ एस नहीं लिखकर क्या लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं एस इंटू आई, जो कि हमें एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स देगा जिसमें जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं उन सभी की वैल्यू 1 नहीं होकर कितनी है, एस है। तो s इंटू एक्स ऑफ एस में से एक्स ऑफ एस कॉमन कर लिया तो यहाँ पर हमारे पास बची वैल्यू एस आई, और इस ए एक्स ऑफ एस को इधर लेकर आएंगे तो साइन माइनस हो जाएगा। एक्स ऑफ एस आपने कॉमन कर लिया है तो क्या बचेगी आपके पास वैल्यू ए। तो एस आई माइनस ए इज इक्वल्स टू व्हाट, एक्स ऑफ जीरो। ठीक है, ये एक्स ऑफ जीरो को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया। तो अब अगर हम एक्स ऑफ एस की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो क्या कह सकते हैं हम, एक्स ऑफ एस इज इक्वल्स टू, इस टर्म से डिवाइड करना पड़ेगा एक्स ऑफ जीरो को, और अगर ये मैट्रिक्स है तो उसको डिवीजन में नहीं लिखकर क्या लिखते हैं हम, इसका इनवर्स लिखते हैं। तो अगर हम इसको दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा एस आई माइनस ए का इनवर्स इनटू एक्स ऑफ जीरो। ये तो कांस्टेंट है। अब अगर हमारे पास की एक्स ऑफ एस है, मतलब स्टेट की वैल्यू हमारे लैप्लास डोमेन में है, अगर हम इसको टाइम डोमेन में फाइंड करना चाहते हैं तो क्या होगा, यहां से आप लिख सकते हैं देयरफॉर एक्स ऑफ टी इज इक्वल्स टू, ये जो भी हमारे पास टर्म है राइट साइड में भी हमें लैप्लास इनवर्स लेना है। तो हमने बात की ये तो कांस्टेंट है, इसका तो इनवर्स होगा नहीं, सिर्फ इस टर्म का हमें लैप्लास इनवर्स लेना होगा। तो अब हम लिख देते हैं इसको लैप्लास इनवर्स ऑफ एस आई माइनस ए का इनवर्स इनटू एक्स ऑफ जीरो। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2, इक्वेशन 4। तो अगर हम इक्वेशन 3 और 4 को देखें तो इक्वेशन 3 में भी हमें एक्स ऑफ टी की वैल्यू मिल रही है, इक्वेशन 4 में भी हमें एक्स ऑफ टी की वैल्यू मिल रही है। तो अगर हम कंपेयर करें दोनों में एक्स ऑफ जीरो भी राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाइड है, मतलब जो वहां फाई ऑफ टी है वो यहाँ पर कितना है हमारे पास, लैप्लास इनवर्स ऑफ एस आई माइनस ए इनवर्स। तो यही आपका मेथड है जिसके थ्रू आप स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड 4, फाई ऑफ टी की वैल्यू हमारे पास कैसी आ जाएगी, अगर हम लैप्लास इनवर्स ले लें किसका, एस आई माइनस ए के इनवर्स का। तो पहले हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा एस आई माइनस ए, हमें उसका क्या लेना होगा, इनवर्स। और इनवर्स लेना आपको बहुत अच्छे से पता होगा, आपने मेरे साथ कभी भी अगर मैथ्स पढ़ा होगा या कहीं पर भी देखा होगा आपने, जैसे नॉर्मल जो इनवर्स की वैल्यू होती है किसी भी मैट्रिक्स ए का इनवर्स कैसे लिखते हैं आप, ए इनवर्स इज एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये लिखते हैं आप। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे फाइंड करते हैं आप, इट इज ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए। ये जो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए है, ये एडजॉइंट ऑफ ए हमें कैसे मिलता है, इट इज ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए, कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए। मतलब अगर हम मैट्रिक्स ए के सभी एलिमेंट्स को उनके कोफैक्टर से रिप्लेस कर दें और तब जो हमें मैट्रिक्स मिलता है, अगर उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लें तो हमें क्या मिल जाएगा, मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, और डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ। तो अगर हमारे पास कोई 2x2 मैट्रिक्स होता है, ठीक है, अगर जैसे मान लीजिए कि हमने कहा कि हमारे पास एक मैट्रिक्स होता, ये हमारे पास रिजल्ट आ गया कि फाई ऑफ टी जब हमें फाइंड करना होगा तो हमें ये वैल्यू निकालनी है लैप्लास इनवर्स ऑफ एस आई माइनस ए का इनवर्स। ठीक है, तो मैट्रिक्स के इनवर्स फाइंड करने की हम थोड़ी देर के लिए बात कर रहे हैं। अगर ये टाइम डोमेन में फाई ऑफ टी है, अगर हमें कभी फाई ऑफ एस की जरूरत पड़ेगी, जैसा कि हमने लिखा था कि जीरो स्टेट रिस्पांस के लिए फाई ऑफ एस इंटू बी इंटू यू ऑफ एस का लैप्लास इनवर्स लेना है, तो फाई ऑफ एस क्या है, बस इसमें से लैप्लास इनवर्स का टर्म हटा दीजिए। ये जो वैल्यू है ये एस डोमेन में है, अगर इसका इनवर्स लैप्लास ले लेंगे तो फाई टी मिलेगा, और अगर यही वैल्यू देख लें तो इसी को हम फाई एस कहते हैं, दैट इज एस आई माइनस ए का इनवर्स। ठीक है, तो ये हम याद रखेंगे स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स के लिए। अभी हम इसकी प्रॉपर्टीज भी देखेंगे कि स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स की क्या प्रॉपर्टीज है। लेकिन हम ये बात कर रहे थे कि मान लीजिए हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है, दैट इज 1 2 3 4। ठीक है, अगर हम इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स देखेंगे तो इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होगा, कोफैक्टर मैट्रिक्स, कोफैक्टर का मतलब होता है कि आप इस मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स को उनके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से रिप्लेस कर दीजिए। जब हम कोफैक्टर लेते हैं तो हमें हर इंडिविजुअल का साइन भी देखना पड़ता है। साइन का कैसे लेते हैं आप कोफैक्टर मैट्रिक्स जब फाइंड करते हैं, तो आप ये भी लिख लीजिए यहाँ पर, अगर आप लोग अभी ये नहीं पढ़ा होगा आपने अगर मैट्रिक्स, तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं। कोफैक्टर इज इक्वल्स टू -1 का पावर i प्लस जे इंटू एम आई जे। मतलब है कोफैक्टर हम किसी टर्म का जब देखते हैं तो हमें, जैसे मान लीजिए कि हम इस 1 वाले एलिमेंट को कोफैक्टर देखेंगे तो हमें यहाँ पर एक साइन क्या लेना है, -1 का पावर, ये जिस रो और जिस कॉलम का एलिमेंट है, i रो के लिए और j कॉलम के लिए अगर हमने रिप्रेजेंट किया
तो जैसे ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, तो आई की वैल्यू भी 1 और जे की वैल्यू भी 1, तो -1 का पावर कितना लेंगे हम, 1 + 1 मतलब 2, मतलब साइन क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। और इसका ये कहलाता है माइनर, ठीक है। इस एलिमेंट को अगर हम देखेंगे तो इसको, इस रो और इस कॉलम को हटा दिया तो हमारे पास क्या चीज बची, 4। तो मतलब आप कहते हैं कि इस 1 का जो कोफैक्टर होगा वो प्लस साइन के साथ ये 4 वैल्यू होगी, मतलब यहाँ पर वैल्यू होगी हमारे पास 4, ठीक है। ऐसे ही अगर हम इस 2 का कोफैक्टर देखेंगे तो 2 हमारे फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, मतलब आई की वैल्यू 1 है और जे की वैल्यू 2 है, तो -1 का पावर टोटल कितना आया, 3, जिसकी वैल्यू होगी -1। तो हम इसके कोफैक्टर में एक साइन क्या लेंगे, माइनस, ठीक है। और कोफैक्टर के लिए इस कॉलम और रो को हटा दिया हमने, तो हमारे पास ये जो एलिमेंट बच रहा है 3, तो यही हमारे पास इसका माइनर है, दैट इज 3। अभी हम सिर्फ कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाल रहे हैं, अभी हम इसका क्या करेंगे, ट्रांसपोज भी लेंगे, तब हमें एडजॉइंट ऑफ ए मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब इस 3 के लिए देखेंगे, ये सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, आई प्लस जे की वैल्यू 3 है, तो पावर -1 का 3 होगा, साइन माइनस आएगा। और इस टर्म का कोफैक्टर इस कॉलम और इस रो को हटा दिया तो हमारे पास वैल्यू क्या बची, 2। और इस 4 के लिए देखेंगे, सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, साइन पॉजिटिव, इस कॉलम इस रो को हटा दिया तो वैल्यू बची 1। तो ये हमारे पास क्या आ गया, अभी सिर्फ हम 2x2 का एग्जांपल लेकर कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालना समझ रहे हैं, जिससे एडजॉइंट निकालने में आसानी हो। अदरवाइज आपको पता है कि 2x2 का इनवर्स तो डायरेक्टली कैसे निकल जाता है, अगर आप इन दोनों की पोजीशंस चेंज कर दें, इन दोनों का साइन चेंज कर दें और इसके डिटरमिनेंट से डिवाइड कर दें, तो आपको इसका इनवर्स मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर एक्चुअल प्रोसीजर देखना चाहते हैं कि मान लीजिए 3x3 मैट्रिक्स होता, तब तो नहीं कर पाते वो चीज, ठीक है। तो कैसे हम निकालते हैं एडजॉइंट, तो इसीलिए हमने कहा कि पहले हम कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालेंगे, ये हमारा कोफैक्टर मैट्रिक्स आ गया। अब अगर हम इसका ट्रांसपोज ले लें, तो ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए, कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका ट्रांसपोज लेंगे तो जो फर्स्ट रो है उसको फर्स्ट कॉलम बना दिया, जो सेकंड रो है उसको सेकंड कॉलम बना दिया, तो ये हो गया ट्रांसपोज, ठीक है। मतलब इसको हम कह सकते हैं कि अभी हमारे पास ये ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स आ गया। तो अब हम जब एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, सॉरी, ये एडजॉइंट ऑफ ए, सिंपली ये आपके पास रिजल्ट आ गया, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए की बस हम अगर बात करेंगे तो एडजॉइंट ऑफ ए इज ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए। अब क्योंकि हमें इनवर्स लेना है, तो इनवर्स हम कैसे फाइंड करें, ठीक है, लेटरी जा रही थी, तो ठीक है, यहां से हमें दिख रहा है देयरफॉर ए इनवर्स। तो ए इनवर्स की वैल्यू, ये जो आपने ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स डिफाइन किया, दैट इज 4 -2 -3 एंड 1। अब हम इसको डिवाइड करेंगे किससे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए से। अगर ये ए है हमारा तो डिटर्मिनेंट कितना होगा, 4 × 1 दैट इज 4 -6, 4 - 6 इज -2। तो ये हमारे पास क्या दे देगा, हमें हमें दे देगा ये इनवर्स ऑफ ए। तो इस तरह से हम किसी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करते हैं। तो यहां पर हमारा जो मैट्रिक्स होगा जिसका हमें इनवर्स फाइंड करना होगा, वो मैट्रिक्स होगा SI - A, ठीक है। अब अगर आप देखें तो यहां पर हम इनवर्स फाइंड करने के लिए क्या बात की हमने, कि अगर कोई 2x2 का मैट्रिक्स है तो 2x2 मैट्रिक्स का इनवर्स डायरेक्टली कैसे मिल जाएगा आपको, ये जो दोनों कॉलम्स हैं इन दोनों की पोजीशन इंटरचेंज कीजिए, ये जो हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं इन दोनों की पोजीशन इंटरचेंज करना है, और इन दोनों एलिमेंट्स का साइन नेगेटिव, मतलब जो भी हमारे पास साइन है वो साइन चेंज कर देना है, और उसके बाद डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर देना। तो यहाँ पर यही चेंजेस आए हैं, यहाँ 1 की जगह पर 4 आ गया, यहाँ 4 की जगह पर 1 आ गया, जो +2 था वो -2 हो गया, जो 3 था वो क्या हो गया, -3 हो गया, और डिवाइड किससे कर दिया हमने, इसके डिटर्मिनेंट से। तो कभी भी 2x2 मैट्रिक्स आएगा तो ये आप सिंपल अपना मेथड यूज कीजिएगा, और इससे इस SI - A का इनवर्स आ जाएगा, और अभी वो S के टर्म्स में होगा, उसमें सभी एलिमेंट्स का इनवर्स लैप्लास लिख लीजिए, तो क्या मिल जाएगा आपको, स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स phi t मिल जाएगा। तो अब इसमें हम अगर देखें कुछ प्रॉपर्टीज, यहां तक क्लियर है, क्या यहां तक समझ पा रहे हैं सारी बातों को। स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स की बात कर ली हमने कि हम कैसे फाइंड करेंगे SI - A। ये पता है SI का क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास जो सिस्टम मैट्रिक्स A गिवन होगा, अगर वो 3x3 सिस्टम मतलब मैट्रिक्स है, अगर वो, तो आपको एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेनी है 3x3, जिसमें मतलब 3 रोज 3 कॉलम्स होंगे और उसके सभी डायगोनल एलिमेंट्स 1 होंगे। अब उसको अगर S से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, S हो जाएंगे। तो वो मैट्रिक्स है आपका SI, उसमें से A को सब्ट्रैक्ट कीजिए, करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम की वैल्यूज बस सब्ट्रैक्ट होती हैं, और उसके बाद जो मैट्रिक्स मिला उसका इनवर्स ले लीजिए। 2x2 मैट्रिक्स है तो क्या करना है, दोनों डायगोनल्स की पोजीशन चेंज करनी है, इस डायगोनल एलिमेंट्स के साइन चेंज करने हैं और डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर देना है। चलिए बहुत अच्छे।
तो नेक्स्ट हम यहां से देख सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स। तो हमने कहा कि हमारा स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स क्या है, फाई टी, जिसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, e टू द पावर at के बराबर, जिसको कि हम और क्या लिख सकते हैं, i प्लस at स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन। और इसकी वैल्यू हमने कहा हम फाइंड कैसे करेंगे, तो हम फाइंड करेंगे लैप्लास इनवर्स ऑफ एस आई माइनस ए के इनवर्स। ठीक है, तो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए हमें स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स में ये चारों चीजें याद रहनी चाहिए। अब इसके बाद अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें तो हमारे पास पहली प्रॉपर्टी है, दैट इज ये जो मैट्रिक्स है, अगर हम इसमें फाई ऑफ टी की वैल्यू टी इज इक्वल्स टू 0 पर देखें, अगर हम फाई ऑफ 0 देखेंगे तो फाई ऑफ 0 मतलब अगर हमने टी की जगह पर 0 पुट कर दिया तो ये वैल्यू ई टू द पावर हमारे पास क्या आएगी, ए इंटू टी की जगह पर आपने 0 पुट कर दिया, तो मतलब ये ई टू द पावर 0 है। ई टू द पावर 0 है तो उसको 1 नहीं कह सकते, क्योंकि हमने कहा ये मैट्रिक्स एक्सपोनेंशियल है, तो इसलिए 1 नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे हम, आई कहेंगे। ठीक है, तो फाई ऑफ टी में अगर हम टी की जगह 0 पुट कर दे तो हमें सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स 1 मिलेंगे, बाकी सभी एलिमेंट्स की वैल्यूज क्या हो जाएंगी, 0। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी देख सकते हैं आप कि अगर हम इस फाई ऑफ टी की अगर हम इनवर्स निकालना चाहते हैं, ठीक है, अगर हम फाई ऑफ टी का इनवर्स लेना चाहते हैं तो हम ये लिख सकते हैं फाई इनवर्स ऑफ टी इज इक्वल्स टू फाई ऑफ टी हमारे पास है ई टू द पावर ए टी, इसका पावर हम पुट कर देते हैं कितना, -1। इसको हम और क्या लिख सकते हैं, ई टू द पावर माइनस ए टी भी लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर एक्सपोनेंशियल का पावर 2 है, उसका अलग से पावर 3 है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो हम क्या कर सकते हैं, ई टू द पावर माइनस ए टी लिख सकते हैं। अगर आप देखें तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं फाई ऑफ माइनस टी। अगर हम ये हमारा फाई टी है, अगर हम इसमें टी की जगह माइनस टी पुट करते तो ये चीज क्या बन जाती है, ई टू द पावर माइनस ए टी बन जाती, तो इसलिए ई टू द पावर माइनस ए टी को हम फाई ऑफ माइनस टी भी कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया कि अगर हमें इनवर्स फाइंड करना है स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स का, तो वो हमें सिंपली कैसे मिल जाएगा, अगर हम स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स में जहां पर भी टी है उस टी को हम अगर माइनस टी से रिप्लेस कर दें तो हमें हमारे स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स का इनवर्स मिल जाएगा, सिर्फ टी को माइनस टी से रिप्लेस करने पर। ये इस तरह से आप इनवर्स फाइंड करने के लिए कम आएगा, हमें पहचानना होगा कि अगर हमारे पास 4 मैट्रिसेस दे दिए गए तो इसमें से कौन सा स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स हो सकता है, तो वही हो सकता है जो सारी प्रॉपर्टीज को फुलफिल करेगा। अगर वो मैट्रिक्स एसटीएम है, स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स है, तो टी इक्वल्स टू 0 पुट करने पर डायगोनल के अलावा सभी एलिमेंट 0 हो जाने चाहिए। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट्स कितने हो जाने चाहिए, आई हो जाने चाहिए। अगर हम टी को माइनस टी से रिप्लेस कर दे तो उस मैट्रिक्स का इनवर्स आ जाना चाहिए। अगर इसी तरह जैसे हमने पावर -1 लिया तो यहाँ पर ई टू द पावर 80 में -1 मल्टीप्लाई हो गया। अगर हम यहीं पर कहते हैं कि हमारे पास हमें फाई एन टी देखना है, स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स का nth पावर, तो क्या होती वैल्यू, e टू द पावर at का पावर n, तो इसको हम क्या लिख सकते थे, e टू द पावर n इंटू at लिख सकते थे, या फिर इसको हम e टू द पावर a nt ले सकते थे। तो अब देखिए हमारे पास जो t था वो किससे रिप्लेस हो रहा है, nt से, तो हम कह सकते हैं कि ये वैल्यू किसके बराबर है, ये फाई ऑफ nt के बराबर है। अगर फाई ऑफ टी इतना है, फाई ऑफ nt क्या होगा, यहाँ t को nt से रिप्लेस करेंगे तो यहाँ भी nt से रिप्लेस हो जाएगा और यही चीज मिल जाएगी। तो ये हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है कि आपको स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स का जितना पावर चाहिए आपको सिंपली क्या करना है, टी को दैट पावर इनटू टी से रिप्लेस कर दीजिए। तो यहां से हमारे पास फिर से रिजल्ट आ गया कि टू द पावर, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि फाई एन ऑफ टी, फाई एन टी इज इक्वल्स टू फाई ऑफ एन टी। यहीं पर एन की वैल्यू -1 पुट करते तो ये रिजल्ट आ जाता है। ये इन जनरल आप ये रिजल्ट याद रखेंगे। ठीक है, और इसमें क्या देख सकते हैं हम, जैसे हमारे पास अगर मान लीजिए हम कहें कि हमें वैल्यू देखनी है फाई ऑफ T2 माइनस T1 की, या T1 प्लस T2 के पहले देख लेते हैं T1 प्लस T2 की क्या वैल्यू होगी। तो फाई ऑफ टी क्या होता है, ई टू द पावर ए टी। अब फाई ऑफ टी में टी को रिप्लेस कर दिया T1 प्लस T2 से, तो ई टू द पावर ए, यहां पर भी टी को किससे रिप्लेस कर देंगे, T1 प्लस T2 से। समझ में आ रहा है एडवांटेज ऑफ सिग्नल्स एंड सिस्टम्स। जहां पर भी आप देखेंगे तो पूरी तरह से क्या चल रही है चीजें, सिग्नल्स एंड सिस्टम्स के कॉन्सेप्ट हमेशा आपके यूज हो रहे हैं। अभी तो हमने आइजन वैल्यू की बात नहीं की, अदरवाइज यहाँ पर भी फिर से आप वही आइजन वैल्यूज, आइजन फंक्शंस भी पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, इसको अगर हम अलग अलग लिखना चाहते तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, ई टू द पावर AT1 इंटू ई टू द पावर AT2, ऐसा लिख सकते हैं। क्योंकि अगर प्रोडक्ट में लिखा होगा
बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाता, तो पावर ऐड हो जाता तो ऐसी चीज मिलती। अब इसको हम और क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं e टू द पावर at1 को हम लिख सकते हैं phi ऑफ t1, और इनटू e टू द पावर a2 को क्या लिखते हैं हम phi ऑफ t2 लिख सकते हैं। ये समझ रहे हैं? अगर phi t है e टू द पावर at, तो phi t1 क्या होगा e टू द पावर at1, phi t2 क्या होगा e टू द पावर at2। तो phi ऑफ, इसको हम क्या लिख सकते हैं phi ऑफ t1 इंटू phi ऑफ t2। तो हमारे पास एक और रिजल्ट आ गया कि phi ऑफ t1 प्लस t2 को हम चाहें तो हम phi ऑफ t1 इंटू phi ऑफ t2 भी लिख सकते हैं, या फिर इसको हम चाहें तो phi ऑफ t2 इंटू phi ऑफ t1 भी कह सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये दोनों हमारे लिए, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब यही कॉन्सेप्ट से अगर हम बात करें कि हमारे पास अगर कभी ऐसा लिखा हुआ phi ऑफ t2 माइनस t1 इंटू phi ऑफ t1 माइनस t0, तो ये वैल्यू किसके बराबर होगी? अगर आपसे कोई पूछे कि ये वैल्यू किसके बराबर होगी, तो कैसे फाइंड कर सकते थे हम? फाई में जो वैल्यू है, फाई ऑफ टी होता है e टू द पावर ए टी, टी को इस वैल्यू से रिप्लेस कर दीजिए, तो आपको क्या मिल गया e टू द पावर a इंटू t2 माइनस t1, और इंटू ऐसे ही इसको क्या लिख सकते हैं e टू द पावर a इंटू t1 माइनस t0। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज e टू द पावर a t2 इंटू e टू द पावर माइनस a t1, और इसको लिख सकते हैं दैट इज, देखिए इसको या तो ऐसे समझ लीजिए कि इसको हम और क्या लिख सकते हैं, पावर अगर नेगेटिव में है मतलब बेस सेम में हम डिवीजन अगर करेंगे तो डिवीजन में पावर सब्ट्रैक्ट होते हैं, मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं e टू द पावर at2 अपॉन e टू द पावर at1, ऐसा लिख सकते हैं इसको। पावर ओवरऑल क्या हो जाता, बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट होता, तो हमें t2 माइनस t1 मिल जाता है a से मल्टीप्लाइड। ऐसे ही इसको क्या लिख सकते हैं e टू द पावर at1 अपॉन e टू द पावर at0 लिख सकते हैं। अब यहां से क्या होगा, ये e टू द पावर at1 और at1 कैंसिल हो जाएगा, मतलब हमारे पास क्या वैल्यू बचेगी e टू द पावर at2 अपॉन e टू द पावर at0, जिसको कि हम और ऐसे लिख सकते थे e टू द पावर a इंटू t2 माइनस t0, ऐसा लिख सकते हैं। t2 माइनस t0 बेस सेम था, पावर हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब इस चीज को क्या लिख सकते हैं, e टू द पावर at होता तो हम कहते हैं phi t है, यहाँ e टू द पावर a इंटू t की जगह पर t2 माइनस t नॉट आ गया, तो हम इसको क्या कह सकते थे phi ऑफ t2 माइनस t नॉट। तो हमारे पास रिजल्ट आ गया देयरफॉर phi ऑफ t2 माइनस t1 इंटू phi ऑफ t1 माइनस t0 इज इक्वल्स टू phi ऑफ t2 माइनस t0। इसको क्या कह सकते हैं हम, इट इज phi ऑफ t2 माइनस t0। ठीक है ये। तो नेक्स्ट अगर हम देखें तो हम यहाँ पर और कह सकते हैं इसमें एक प्रॉपर्टी कि ये जो हमारा मैट्रिक्स है इसका इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये इसलिए है कि अगर आप इस मैट्रिक्स की आइजन वैल्यूज फाइंड करते हैं, ठीक है, अगर आप इस मैट्रिक्स की आइजन वैल्यूज फाइंड करेंगे तो इस मैट्रिक्स की जो आइजन वैल्यूज होंगी वो रूट्स ऑफ क्लोज लूप, जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आती है क्लोज लूप सिस्टम के, उस वो आपको वैल्यूज मिल जाएंगी। मतलब इस स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स के आइजन वैल्यूज को देखकर आप ये बता सकते हैं कि ये सिस्टम स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा। स्टेबल सिस्टम्स के लिए क्या होनी चाहिए, जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट्स हैं मतलब क्लोज लूप पोल्स हैं वो लेफ्ट हाफ ऑफ द प्लेन होने चाहिए। तो अगर आपने इस स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स की आइजन वैल्यूज कैलकुलेट की और अगर सिस्टम को स्टेबल होना है तो सभी आइजन वैल्यूज का रियल पार्ट कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। तो ये भी आप इसी में लिख लीजिए प्रॉपर्टीज में ही। तो यहां पर हम लिख सकते हैं सिक्स्थ, दैट इज आइजन वैल्यूज of straight transition matrix gives the roots of characteristic equation that is location of closed loop poles, closed loop poles। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया है, for a system to be stable
all the eigenvalues of state transition matrix must be, क्या होना चाहिए, must have नेगेटिव रियल पार्ट्स। अगर रियल पार्ट्स नेगेटिव हैं मतलब आप कहेंगे कि जो रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, जो क्लोज लूप पोल्स हैं, वो लेफ्ट हाफ ऑफ द प्लेन लाई कर रहे हैं और उस केस में सिस्टम कैसा होगा आपका, स्टेबल होगा। ठीक है, तो ये हमने कुछ प्रॉपर्टीज डिफाइन कर दी किसकी, स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स की। एक बार देखिए प्रॉपर्टीज, और क्या किसी प्रॉपर्टी में कोई प्रॉब्लम है, एक बार यहाँ चेक कीजिए। क्लियर, गुड। सारी प्रॉपर्टीज आपको बस क्या ध्यान होना चाहिए कि जिसको हम फाई टी कह रहे हैं, जिसकी वैल्यू हम लेप्लास इनवर्स ऑफ एस आई माइनस ए के इनवर्स से फाइंड करेंगे, एक्चुअली वो होता क्या है, वो एक मैट्रिक्स एक्सपोनेंशियल है e टू द पावर at। तो जो भी आपको वैल्यूज चाहिए वो e टू द पावर at में t को उससे रिप्लेस करके आपको दिख जाएगा कि ये चीज किसके इक्विवेलेंट होगी। ठीक है, एक छोटे छोटे कुछ एक दो क्वेश्चंस ट्राई कर लीजिए, प्रोसीजर समझ में आ जाए कि हमें कैसे फाइंड करना है। तो जैसे हमारे पास है क्वेश्चन, अगर फाइंड फाई टी फॉर, मान लीजिए दो क्वेश्चन ले लेते हैं हम। एक हमने ले लिया, अगर हमारे पास स्टेट जो मैट्रिक्स है इसकी वैल्यू गिवन है, और एक और ले लेते हैं हम, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या गिवन है, सिस्टम मैट्रिक्स ए गिवन है, वो जो x डॉट इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी यू वाला ये मैट्रिक्स हमारे पास ए गिवन है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से देखें कि हमें क्या फाइंड करना है, फाई टी, दैट इज फाई टी की वैल्यू हमें पता है, फाई टी की वैल्यू कितनी है, लैप्लास इनवर्स ऑफ एस आई माइनस ए का इनवर्स, ये हमें वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो पहले हम क्या फाइंड करेंगे, एस आई माइनस ए। तो यहाँ पर जो एस आई माइनस ए ये जो मैट्रिक्स होगा, पहले ये मैट्रिक्स कितना होगा, तो एस आई यहाँ पर हमारे पास ए अगर 2x2 मैट्रिक्स है तो आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 2x2 लेना है। अगर 2x2 लेते तो यहाँ 1 1 होता और ये वैल्यू 0 0 होती, लेकिन हमें सिर्फ आई नहीं लेना, आई को एस से मल्टीप्लाई करना है। तो जब आई को एस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 1 की जगह पर एस हो जाएगा, ये 0 इंटू एस तो 0 ही रहेगा, यहाँ भी 0 इंटू एस 0 ही रहेगा, और ये भी एलिमेंट जो 1 होता उस आई को हमने एस से मल्टीप्लाई किया तो डायगोनल एलिमेंट्स हमारे एस हो गए, और माइनस ए की जगह पर हमारे पास की वैल्यू है 0 1 -2 एंड -3। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, एस आई माइनस ए, यहां से हमें वैल्यू मिल जाएगी। आप देखिए वैल्यू क्या आ जाएगी, करस्पॉन्डिंग वैल्यू से सब्ट्रैक्ट होती है, सेम रो और सेम कॉलम के एलिमेंट्स को ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो एस माइनस 0 इज एस, यहां से हमें वैल्यू मिली एस, 0 माइनस 1 इज -1, 0 माइनस ऑफ -2 इज +2 एंड s माइनस ऑफ -3 इज s +3। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एस आई माइनस ए की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है, एस आई माइनस ए का इनवर्स निकालना है। तो क्या देखा था हमने, अगर 2x2 मैट्रिक्स है तो क्या करेंगे हम, इनवर्स निकालने के लिए सिंपली हम इन दोनों के पोजीशंस को इंटरचेंज कर देंगे और इन दोनों के साइन में नेगेटिव कर देंगे। ठीक है, जो भी इनका साइन होगा उसको हम चेंज कर देंगे। तो हमारे पास एस आई माइन, और उसके डिटर्मिनेंट से हम डिवाइड कर देंगे। तो यहां से अगर आप देखें डिटर्मिनेंट ऑफ, पहले आपने चेक करके रख लिया कि डिटर्मिनेंट ऑफ एस आई माइनस ए की वैल्यू कितनी है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ एस आई माइनस ए की वैल्यू यहां से आप अगर देखें दैट इट इज एस स्क्वायर प्लस 3s, एस स्क्वायर प्लस 3s, और माइनस, और ये -2, माइनस ऑफ -2 से वैल्यू क्या हो जाएगी, +2। मतलब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं s + 1 s + 2। ये क्या हमारे एस आई माइनस ए के डिटर्मिनेंट की वैल्यू है। आप आगे जब देखेंगे तो यही जो एस आई माइनस ए है, अगर हम इसके डिटर्मिनेंट को 0 पुट कर देते हैं तो यही हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन देती है। ठीक है, ये सभी चीजें आगे जाकर हम जब आइजन वैल्यूज का हम डिस्कशन करेंगे तो वहां पर ये सारी चीजें मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो हमारे पास एस आई माइनस ए के इनवर्स की वैल्यू हो जाती है एस स्क्वायर प्लस 3s माइनस माइनस +2, मतलब हम इसको s + 1 s + 2 कह सकते हैं। तो इनवर्स क्या आ जाएगा हमारे पास, देयरफॉर एस आई माइनस ए का इनवर्स क्या वैल्यू आ गई, इसके पोजीशंस को चेंज किया तो यहाँ s + 3 है, यहाँ s है,
और इन दोनों का साइन बस चेंज करना, तो -1 से ये +1 हो गया और ये +2 से -2 हो गया। और इस मैट्रिक्स को हम डिवाइड किससे करेंगे, इसके सभी एलिमेंट्स को हम s+1 s+2 से डिवाइड कर देंगे। इसके सभी एलिमेंट्स को हमने s+1 s+2 से डिवाइड कर दिया। तो क्या रिजल्ट आया हमारे पास, पहला जो फैक्टर है वो क्या हो गया, s+3 अपॉन s+1 s+2। दूसरा टर्म है हमारे पास दैट इज 1 अपॉन s+1 s+2। ये वैल्यू हमारे पास -2 अपॉन s+1 s+2 एंड इट इज s अपॉन s+1 s+2। तो ये हमारे पास, अभी हम कहेंगे कि हमारे पास ये si माइनस a का इनवर्स आया, मतलब ये स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स के लैप्लास की वैल्यू है। मतलब अभी हमें phi t नहीं मिला, अभी हमें क्या मिला है, ये हमारे पास phi ऑफ s आ चुका है। अब अगर हम इसमें सभी फैक्टर्स का इनवर्स ले लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, phi ऑफ t मिलेगा। ठीक है, देखिए इसको हम एक बार और लिख लेते हैं। तो हमारे पास जो phi ऑफ s की वैल्यू है दैट इज si माइनस a का इनवर्स, इतनी वैल्यू हमने अभी फाइंड कर ली है। ये वैल्यू हमारे पास है s+3 अपॉन s+1 s+2, 1 अपॉन s+1 s+2 -2 अपॉन s+1 s+2 और ये वैल्यू थी s अपॉन s+1 s+2। ठीक है, अब इनवर्स लेने के लिए हमें पता है क्या करना पड़ेगा, हमें पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे पास ये phi ऑफ s si माइनस a का इनवर्स, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए यहाँ पर अगर हम करेंगे तो इसको अगर हम लिखते a अपॉन s+1 तो a की वैल्यू क्या होती, a की वैल्यू होती इस s+1 को हटाकर s+3, जो बचा वो ट्रांसफर फंक्शन है s+3 अपॉन s+2। इसकी वैल्यू हम देखते कहाँ पर, s+1 का कोफिशिएंट देख रहे हैं, मतलब -1 पर देखते, तो क्या हो जाती वैल्यू, -1 + 3 दैट इज +2 एंड -2 -1 + 2 इज +1। तो हमारे पास पहला टर्म आ जाता है a अपॉन s+1 दैट इज 2 अपॉन s+1 और प्लस b अपॉन s+2। तो s+2 वाले का कोफिशिएंट कैसे फाइंड करेंगे, s+2 वाला फैक्टर हटा देंगे, s+3 अपॉन s+1 और इसकी वैल्यू कहाँ चेक करेंगे, जहां s+3 0 हो जाए, s+2 0 हो जाए मतलब -2 पर। तो -2 + 3 से वैल्यू मिलेगी 1 और -2 + 1 से वैल्यू मिलेगी -1, मतलब b की वैल्यू कितनी हो गई, -1 हो गई। तो -1 अपॉन s+2। इसके लिए तो हमें डायरेक्टली पता है 1 अपॉन s+a s+b की वैल्यू होती है 1 अपॉन b माइनस a। तो 1 अपॉन 2 - 1 करते तो हमारे पास वैल्यू कितनी आती, 1 ही आती। तो ये डायरेक्टली आपके पास आ जाएगा 1 अपॉन s+1 माइनस 1 अपॉन s+2। ऐसे ही यहाँ पर भी कांस्टेंट है तो -2 इंटू यही चीज होती, तो -2 इंटू 1 इज -2 अपॉन s+1 आ जाएगा और -2 इंटू -1 से ये वैल्यू +2 अपॉन s+2 आ जाएगी। इसके लिए फिर से अगर हम मान लेते कि a अपॉन s+1 प्लस b अपॉन s+2 है, तो a की वैल्यू कैसे मिलती है हमें, a अपॉन s+1 मानते तो s+1 को हटाकर बाकी बचा हुआ फैक्टर है s अपॉन s+2। इसकी वैल्यू कहां पर देखते हैं, -1 पर। तो क्या हो जाती है, -1 अपॉन -1 + 2 इज +1। तो मतलब यहां पर a की वैल्यू आपको मिलती 1 -1, तो -1 अपॉन s+1। और b की वैल्यू के लिए यहां पर हम s+2 का कोफिशिएंट देखते तो यहाँ फैक्टर +2 को हटाकर हमारे पास बचता और ये -2 पर वैल्यू देखते तो -2 अपॉन -2 + 1 इज -1, मतलब आपको वैल्यू कितनी मिलेगी, +2। तो यहाँ पर आ गया आपके पास +2 अपॉन s+2। बस ये फाइनल स्टेप तक आप आ गए हैं। अब आप डायरेक्टली इसका इनवर्स लेकर के लिख सकते हैं अपना phi ऑफ t मैट्रिक्स। तो phi t की वैल्यू क्या आ जाएगी, सभी टर्म्स का लैप्लास लीजिए, तो 1 अपॉन s+a का आपको पता है e⁻−at। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 इंटू e⁻−t माइनस e⁻−2t। यहाँ वाली वैल्यू 1 अपॉन s+1 का e⁻−t माइनस e⁻−2t। यहाँ के लिए -2 e⁻−t एंड +2 e⁻−2t। ठीक है, यहाँ के लिए माइनस ऑफ e⁻−t एंड +2 e⁻−2t। तो ये हमारे पास फाइनली क्या आ गया, ये हमारा
फाइनल रिजल्ट आ गया फॉर स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स। क्या ये क्लियर हुआ? सिंपल कैलकुलेशंस हैं, इतना आप बिल्कुल कर सकते हैं मैथमेटिक्स में। मैट्रिक्स के लिए एस आई माइनस ए मैट्रिक्स निकालना है, उसका इनवर्स लेना है, और फिर जो चीज मिलेगी उसका लैप्लास इनवर्स ले लेना है। तो लैप्लास इनवर्स में कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आप सिग्नल्स एंड सिस्टम्स पढ़ कर आए हैं तो आपको तो यहाँ सवाल नहीं होता कि कोई प्रॉब्लम होगी। चलिए क्लियर है, तो इसका फाइंड कर लेंगे। ये जो हमारे पास सेकेंड मैट्रिक्स गिवन है, इसके लिए आप मैट्रिक्स के लिए फाइंड कीजिएगा आइजन इसके लिए स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स। ठीक है, कर लेंगे फाइंड, मुझे बताएंगे इसके लिए हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, कुछ एक वैल्यू चेंज होने से भी स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स में हो सकता है कि आपको कुछ और अच्छी चीजें दिख जाए इनवर्स लेने के लिए। तो होमवर्क है, करना है इसको। ठीक है, करके बताएंगे मुझे ग्रुप में कि कर लिया। यस, तो हमने सॉल्यूशन ऑफ स्टेट इक्वेशन देख लिया, हमने होमोजेनियस नॉन होमोजेनियस दोनों के लिए देख लिया। तो जब भी सॉल्यूशन पूछा जाएगा कि आपके पास अगर किसी स्टेट की वैल्यू पूछी जाएगी तो स्टेट कैसे निकलेगा, एक्स ऑफ टी की वैल्यू फाइव टी इंटू एक्स ऑफ जीरो। तो आपको बस फाइव टी निकालना पड़ेगा, ये फाइव टी हमने निकाल लिया। अब मान लीजिए आपके पास एक्स ऑफ जीरो इनिशियल वेक्टर गिवन होता, एक्स ऑफ जीरो की वैल्यू अगर होती 10, अगर मान लीजिए हमारे पास ये फाइव टी आ गया, कुछ भी वैल्यू हमारे पास, तो अगर हमारे पास गिवन होता एक्स ऑफ जीरो की वैल्यू हमारे पास होती है ऐसी 10, या हमने मान लिया 11 है। ठीक है, तो हमारे पास एक्स ऑफ टी क्या होता, फाइव टी इंटू एक्स ऑफ जीरो होता। ठीक है, दैट इज फाइव टी की वैल्यू मान लीजिए हम कहें कि हमारे पास इस तरह से कुछ भी आ गया, e टू द पावर माइनस टी प्लस टू, e टू द पावर माइनस टू टी, ऐसा कुछ भी आ गया हमारे पास, e टू द पावर माइनस टू टी, e टू द पावर माइनस टी, e टू द पावर माइनस ऑफ e टू द पावर माइनस टी प्लस e टू द पावर माइनस टू टी। ठीक है, ये हमारे पास कोई भी क्या है, ये हमारा अगर फाइव टी फाइंड कर लिया आपने, और इनिशियल स्टेट वेक्टर आपको क्वेश्चन में गिवन होगा एक्स ऑफ जीरो, तो इसको सिंपली एक्स ऑफ जीरो से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमें ये जो एक्स ऑफ टी है अपने आप में ये भी क्या है, इसमें दो वैल्यूज हैं आपके पास x1 एंड x2। तो यहाँ से आपके पास x1 और x2 की आपको वैल्यूज मिल जाएंगी, मतलब आप कहेंगे कि x1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, तो ये रिजल्ट आ जाएगा आपका जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे ही x2 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन से। ठीक है, तो इस तरह से आप वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करना तो आता ही है आपको, दिस इंटू वन प्लस ये वैल्यू इंटू वन, यहाँ से आपके पास एक रिजल्ट आ जाएगा। तो आगे हम देखेंगे जब स्टेट के क्वेश्चंस हम देखेंगे कि फाइनली हमें स्टेट निकालना होगा तो हम इसकी बात करेंगे। तो मेनली हमें पता होना चाहिए कि स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स कैसे आ गया। स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स आ गया मतलब आपने जो सॉल्यूशन है स्टेट इक्वेशन का वो आपने फाइंड कर लिया, उसको सिंपली आपको इनिशियल स्टेट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना होगा। नेक्स्ट हम अगर एक हम कॉन्सेप्ट बस और देख लेते, दैट इज अगर हम देखें ट्रांसफर मैट्रिक्स, ट्रांसफर मैट्रिक्स, तो ट्रांसफर मैट्रिक्स जिस तरह से आप ट्रांसफर फंक्शन डिफाइन करते हैं, क्या डिफाइन करते हैं आप, लैप्लास ऑफ आउटपुट अपॉन लैप्लास ऑफ इनपुट अंडर द अजम्पशन दैट द सिस्टम इज इनिशियली रिलैक्स्ड। तो यहां पर भी जब आप स्टेट ट्रांसफर मैट्रिक्स भी डिफाइन करते हैं तो ये भी हर सिस्टम के लिए डिफाइन नहीं कर सकते, ये आप उन्हीं सिस्टम्स के लिए करते हैं जिनकी इनिशियल कंडीशंस क्या है, जीरो है। तो यहां पर हम जो डिफाइन करते हैं इसको, इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ Laplace transform of output to the Laplace transform of input of state equation, state equations। ठीक है, तो ये आपको पता है कि हमारे पास जो दो स्टेट इक्वेशंस हैं वो क्या है, एक हमारे पास स्टेट इक्वेशन है x डॉट इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी यू, या जिसको लिखें डी बाई डी टी ऑफ एक्स टी इज ए एक्स टी प्लस बी यू टी। ये हमारे पास एक स्टेट इक्वेशन है। आउटपुट इक्वेशन है हमारे पास y ऑफ t इज इक्वल्स टू सी एक्स टी प्लस डी यू टी। तो ये जो हमारा स्टेट मैट्रिक्स हो, ट्रांसफर मैट्रिक्स होगा, ये आउटपुट और इनपुट के लैप्लास का रेशियो है। मतलब अगर हम g ऑफ s इसको नाम दें तो g ऑफ s इज इक्वल्स टू आउटपुट क्या हमारा yt का लैप्लास क्या होगा ys, और इनपुट क्या हमारा x ऑफ t, इनपुट नहीं है, x ऑफ t तो स्टेट है, इनपुट हम क्या अप्लाई कर रहे हैं u ऑफ t, तो u ऑफ t का लैप्लास मतलब u ऑफ s। तो ये हमें मैट्रिक्स फाइंड करना है जिसको हम नाम देंगे स्टेट ट्रांसफर मैट्रिक्स नाम देंगे। ठीक है, तो अगर हम इस इक्वेशन में लैप्लास अप्लाई कर देते तो हमारे पास क्या रिजल्ट आता,
s इंटू एक्स ऑफ एस, ठीक है, इज इक्वल्स टू, यहां पर फिर से देखिए हमने इनिशियल कंडीशंस नहीं ली, क्योंकि ट्रांसफर फंक्शन तभी डिफाइंड होता है जब इनिशियल कंडीशंस जीरो हो। ए एक्स ऑफ टी का लाप्लास ए एक्स ऑफ एस एंड प्लस बी यू ऑफ एस, मतलब यहां से हम लिख सकते थे, अगर फिर से एक्स ऑफ एस वाले सारे टर्म्स को एक तरफ करें तो हम एस आई माइनस ए इंटू एक्स ऑफ एस लिख सकते थे, इज इक्वल्स टू, क्या किया हमने, एक्स ऑफ एस को इधर लिया, दोनों में से एक्स ऑफ एस कॉमन कर लिया, एक्स ऑफ एस कॉमन किया तो यहां पर सिर्फ एस बचेगा। कैसे बताएं कि एस मैट्रिक्स फॉर्म में है, तो इसलिए हमने एस नहीं लिखकर क्या लिखा, एस आई लिखा। ये उतने ही ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा जिस ऑर्डर का आपका ए होगा। और ए किस डायमेंशन का मैट्रिक्स होता है, n क्रॉस n, जहां पर n क्या हमारे स्टेट वेरिएबल्स का नंबर है, ठीक है, ये सभी चीजें हमें पता है। तो ये वैल्यू हमारी किसके बराबर आ रही है, बी यू ऑफ एस के बराबर आ रही है। तो अगर हमें यहां से सिर्फ अगर x ऑफ s की वैल्यू देखें, क्योंकि देखिए इस इक्वेशन में क्या हो रहा है, हम इस इक्वेशन में लैप्लास लेकर ys अपॉन यूएस का रेशियो फाइंड तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक हम x ऑफ t को u ऑफ s के टर्म्स में ना लिख दें। अगर x ऑफ t भी हमारा u ऑफ s के टर्म्स में आ गया, x ऑफ s, तो दोनों में से us कॉमन ले लेंगे तो हमें ys अपॉन यूएस का रेशियो मिल जाएगा। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, यहां से पहले x ऑफ s की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ u ऑफ s ले रहे हैं। तो अगर हम यहां से x ऑफ s लिखना चाहेंगे तो x ऑफ s की वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, इस वैल्यू से डिवाइड करना पड़ेगा, और ये एक मैट्रिक्स है, डिवाइड करना है इससे, तो क्या ले लें हम, इसका दूसरी तरफ शिफ्ट करके हम इसका इनवर्स ले लेते हैं। तो यहां पर हम लिख सकते हैं एस आई माइनस ए का इनवर्स इंटू बी इंटू यू ऑफ एस। तो ये हमें एक्स ऑफ एस की वैल्यू मिल गई। अब अगर हम इस एक्स ऑफ एस की वैल्यू दूसरे इक्वेशन में लैप्लास लेने के बाद जहां एक्स ऑफ एस आएगा वहां पर अगर पुट कर दें तो क्या दिखेगा हमें, तो यहां से अगर हमने इसमें लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई किया तो हम इसको लिख सकते हैं y ऑफ s इज इक्वल्स टू c इंटू एक्स ऑफ एस प्लस d इंटू यू ऑफ एस। अब अगर हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर दें एक्स ऑफ एस की तो हम लिख सकते हैं y ऑफ एस इज इक्वल्स टू c इंटू एक्स ऑफ एस की जगह पर हमने लिखा एस आई माइनस ए का इनवर्स इंटू बी इंटू यू ऑफ एस। ये पूरी वैल्यू हमने यहाँ पर किसकी लिखी, एक्स ऑफ एस की हमने वैल्यू लिख दी, और प्लस हमारे पास क्या है, डी यू एस, डी यू ऑफ एस है, ठीक है। तो अब अगर आप देखें तो दोनों में से हम यू ऑफ एस कॉमन कर सकते हैं, तो यहां से हम लिख सकते हैं y ऑफ एस इज इक्वल्स टू c इंटू एस आई माइनस ए का इनवर्स इंटू बी और प्लस डी इंटू इस पूरे के साथ हमारे पास क्या मल्टीप्लाइड है, इंटू यू ऑफ एस। अगर हम इन दोनों में से यू ऑफ एस कॉमन कर लें तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं c इंटू एस आई माइनस ए का इनवर्स इंटू बी इंटू प्लस डी। तो यहां से हमारे पास g ऑफ s की वैल्यू क्या आ जाएगी, देयरफॉर g ऑफ s दैट इज y ऑफ s अपॉन u ऑफ s। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, c इंटू एस आई माइनस ए का इनवर्स एस आई माइनस ए का इनवर्स इंटू बी और प्लस डी। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे ट्रांसफर मैट्रिक्स की वैल्यू है। अब अगर हमारे पास जो स्टेट इक्वेशंस है, अगर उसमें y इक्वल्स टू सिर्फ c इंटू एक्स दिख रहा है, ठीक है, प्लस डी यू वाला टर्म नहीं है, मतलब d हमारा वहां पर अगर एक नल वेक्टर हो जाए, ठीक है, तो यहाँ पर बस एक लाइन हम लिख देते हैं कि ये जो हमने g ऑफ s फाइंड किया अभी, वो वैल्यू हमारे पास y ऑफ s अपॉन u ऑफ s इज इक्वल्स टू c इंटू एस आई माइनस ए का इनवर्स इंटू बी इंटू यू ऑफ s इंटू बी एंड प्लस डी, ठीक है। आपने लिखा यहाँ पर कि डी इज अ नल वेक्टर, अगर ये हमारा जीरो हो जाए, इसके सभी एलिमेंट्स अगर जीरो हो जाए, अगर हमारा ये डी एक नल वेक्टर है, तो उस केस में जी ऑफ एस की वैल्यू सिंपली क्या हो जाएगी, वाई एस अपॉन यू एस दैट इज इक्वल्स टू सी इंटू एस आई माइनस ए का इनवर्स इंटू बी, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गया रिजल्ट, ट्रांसफर मैट्रिक्स का रिजल्ट आ गया। तो अगर कभी ट्रांसफर मैट्रिक्स फाइंड करना है तो हमें सिर्फ क्या चाहिए, स्टेट इक्वेशंस दोनों हमारे पास होनी चाहिए, y इक्वल्स टू ए, मतलब कि x डॉट इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी यू, तो वहां से a और b मिल जाएगा। तो हम ये वैल्यू फाइंड कर लेंगे एस आई माइनस ए का इनवर्स और b, और उसको प्री मल्टीप्लाई करना है किस मैट्रिक्स के, मैट्रिक्स c से, ठीक है। तो c मैट्रिक्स आपका y इक्वल्स टू सी एक्स के फॉर्म में गिवन होगा, या अगर गिवन नहीं है तो स्टेट आप रिप्रेजेंटेशन बनाइए और स्टेट से देखिए कि आउटपुट फाइनली हमारा किसके बराबर है। तो वहां y इक्वल्स टू सी एक्स आपको पता चल जाएगा कि c की वैल्यू कितनी है, और अगर ये सारी चीजें पता चल गई, इस वैल्यू इसमें पुट करेंगे और हमारे पास ट्रांसफर मैट्रिक्स आ जाएगा। तो बता दीजिए यहां तक की चीज,
क्या क्लियर हुई? तो आज एक्चुअली मैं यहीं तक आज की क्लास को रखूंगा, और नेक्स्ट जो क्लास होगी हमारे पास आज, एक इंपॉर्टेंट, अब मेरे भी ध्यान नहीं रहा और आपने भी याद नहीं दिलाया कि ट्रांसफर फंक्शन डिकम्पोजिशन हम कर रहे थे, तो वहीं पर हमें सिग्नल फ्लो ग्राफ का भी मेथड देखना है। डिकम्पोजिशन हम सिग्नल फ्लो ग्राफ कैसे बना सकते हैं स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन के लिए, तो ये भी चीज हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास स्टेट स्पेस में बहुत ज्यादा थियोरी का पार्ट नहीं होगा, अब हम इसमें बात करेंगे आइजन वैल्यूज की। ठीक है, स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स की और कुछ क्वेश्चंस देख लेंगे, स्टेट निकालने पर कुछ क्वेश्चंस देख लेंगे, और उसके बाद जो हमारे पास एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, छोटा सा ही कॉन्सेप्ट है, ऑब्जर्वेबिलिटी एंड कंट्रोलेबिलिटी का, वो कॉन्सेप्ट देख लेंगे। कॉन्सेप्ट से भी इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको एक सिंपल सा एक मैट्रिक्स फाइंड करना है जिसको आप नाम देंगे ऑब्जर्वेबिलिटी टेस्ट मैट्रिक्स, एक को नाम देंगे कंट्रोलेबिलिटी टेस्ट मैट्रिक्स। अगर वो नॉन सिंगुलर आ गया मतलब सिस्टम आपका ऑब्जर्वेबल या कंट्रोलेबल है, बस इतना सा आपको देखना है। तो ये मुझे लगता है कि कल हमारा टॉपिक एंड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा इसको थ्योरी के टर्म्स में एक्सटेंड करने से मतलब नहीं है, जितनी इंपॉर्टेंट चीजें वो सब करने के बाद फिर क्वेश्चंस के थ्रू हम डिस्कशन करेंगे और हमें पूरी चीजें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ तक में बता दीजिए कोई भी अगर डाउट हो तो। ठीक है, तो आज थोड़ा सा मुझे जल्दी एंड करना पड़ेगा, तो मिलते हैं फिर कल की क्लास में, और क्वेश्चंस अपने देखते रहिएगा जो भी डाउट्स आपके आ रहे हैं। एक क्वेश्चन भी आपने बोला था मनमोहन, तो कैसा है वो क्वेश्चन 22? क्योंकि अब मुझे अभी तो ऑन तो हो गया फोन। ठीक है, या फिर मैं करवा दूंगा आपको, कोई भी एक क्वेश्चन होगा, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा, कि ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपसे वो क्वेश्चन का सोल्यूशन समझ में नहीं है। एक बार आप और ट्राई कर लीजिए, अगर आज हम नहीं कर पाए डिस्कशन तो, और इसके बाद फिर हम देखते हैं उस क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे, तो मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।